हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल इंजीनियरिंग क्लासेस। सब्जेक्ट हमारा स्ट्रक्चर एनालिसिस चल रहा है और ये लेक्चर नंबर आपका 10वां है। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में हम लोग पढ़ रहे थे पिछले क्लास में एसएफटी बीएमडी। ठीक है, हम लोग शियर फोर्स निकालना सीखे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत मूवमेंट निकालना सीखे हुए हैं। तो अब हम लोग आज पढ़ेंगे। पहले तो सबसे पहले जो आपका पिछला क्वेश्चन था, ठीक है ना, पिछला क्वेश्चन था, होमवर्क जो दिया था उसको पहले देख लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे सिंपली सपोर्टेड बीम था। वो सिंपली सपोर्टेड बीम में एक यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हुआ था। ठीक है, यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड इस प्रकार से लगा हुआ था कि एक एंड में 0 था, तो आपका सेकंड एंड में वो कितना हो गया था, 100 हो गया था जहां तक। ठीक है, 100 हो गया था और बीच का जो डिस्टेंस था शायद 3 मीटर था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमको निकालना है शियर फोर्स। ठीक है, मतलब रिएक्शंस निकालने हैं, एंड रिएक्शंस या फिर एंड में शियर फोर्स जो भी बोल सकते हैं। तो इसको सबसे पहले अपन किस में तोड़ेंगे, एफबीडी में, फ्री बॉडी डायग्राम में तोड़ेंगे। मैं बोला था कि यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड लगा हो, यूडीएल लगा हो, तो सबको पहले पॉइंट लोड में अपने को चेंज करना पड़ता है, तभी हम लोग सॉल्यूशन कर पाएंगे। ठीक है, तो पॉइंट लोड में चेंज करने का तरीका क्या था, आपका एरिया ले लेना। ठीक है, एरिया ले लेना है। तो एरिया जब हम लोग लेंगे, ये ट्रेंगल दिख रहा है और ट्रेंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस। बेस आपका कितना है 3 और हाइट जितना लोड लगा है वो हाइट है आपका, तो 100। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका 150 क्या आ जाएगा, 150 किलो न्यूटन बोल लो। तो ये आपका क्या हो गया, एक लोड सिंगल पॉइंट लोड आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसका एफबीडी अगर बनाना चाहें तो ए पॉइंट में आपका वी ए ले लेंगे। ठीक है, एच ए भी ले सकते हैं, एच ए का लेकिन मतलब नहीं रहता है। ठीक, क्योंकि वो जीरो ही हो जाएगा जब एफ एक्स इक्वल टू जीरो करेंगे। और यहाँ पर से ये हो जाएगा आपका वी बी हो जाएगा। ठीक है, वर्टिकल रिएक्शन एट बी पॉइंट। अब हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट लोड लगाएंगे 50 किलो न्यूटन का। लेकिन क्वेश्चन ये आएगा, इसको हम लोग लगाएंगे कहाँ, बीचों बीच नहीं लगाएंगे। एक्चुअली में होता क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी में लोड लगाया जाता है। जैसे कि इससे पहले यूडीएल देखे तो यूडीएल आपका रेक्टेंगुलर शेप का होता था, तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीचों बीच आएगा। ठीक है, लेकिन ये ट्रेंगल है, तो ट्रेंगल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, लेफ्ट वाले से, मतलब जहां पर उसका कम लोड है वहां से 2/3 डिस्टेंस में होता है। और जहां पर आपका लोड ज्यादा है या फिर जिसका साइड ज्यादा है आपका ट्रेंगल का, वहां से हम लोग 1/3 डिस्टेंस पे लेते हैं। ये हम लोग पढ़े हुए हैं बचपन में, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहां पर होता है उसका मतलब कॉलेज में। ठीक है, तो अब क्या करना है अपने को, उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी में अपने को लगा देना है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस आपका 3 है, तो 3 का 1/3 कितना होगा आपका, 3 का 1/3 1 मीटर हो जाएगा। मतलब राइट एंड से हम लोग 1 मीटर में लगा देंगे। राइट एंड से 1 मीटर में 150 किलो न्यूटन का लोड लगा देंगे। या फिर मैं बोल सकता हूँ लेफ्ट एंड से वो कितना हो जाएगा, जब इधर से 1 मीटर है तो लेफ्ट एंड से आपका 2 मीटर हो जाएगा। ठीक है, अब अपने पास फ्री बॉडी डायग्राम बन गया है। ठीक है, अब इसके बाद अपने को बस सॉल्यूशन करना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है ना, अब ये तो पहले जैसे सॉल्व करते थे वैसे ही हो जाएगा। वी भी अगर चाहो तो डायरेक्ट बना सकते हो, मतलब डिटेल में सॉल्व करके क्या करोगे आप लोग, समेसन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करेंगे। एफ वाई को जीरो जब करेंगे तो वी ए प्लस वी बी कितना हो जाएगा आपके पास, 150 हो जाएगा। ठीक है, तो वी ए इंटू डिस्टेंस करोगे, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, एम बी को जीरो कर रहे हैं। ठीक है ना, एम बी को जब जीरो करेंगे मतलब मूवमेंट एट बी पॉइंट ले रहे हैं, मूवमेंट अबाउट बी को जीरो कर रहे हैं। तो वी ए इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 3, और कोई सा फोर्स दिख रहा है, तो 150 इंटू डिस्टेंस हो जाएगा 1। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 3×5 = 15, मतलब 50 किलो न्यूटन आ गया आपका वी ए का वैल्यू। और वीबी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 100 किलो न्यूटन हो जाएगा ना। वी ए प्लस वीबी क्या है आपका, 150 है। चाहो तो ऐसा बना सकते थे, या फिर मैं बताया था कि 150 किलो न्यूटन लग रहा है, जो आपका लेंथ डिवाइडेड है 2:1 के रेशियो में है। ज्यादा लोड आपका पी पॉइंट में लगेगा, तो बी पॉइंट में आपका 2/3 हो जाएगा। तो मतलब वीबी का वैल्यू ये हो गया, और वी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 150 मल्टीप्लाइड बाई 1/3। मतलब फिर से वही सेम आ जाएगा, इधर आपका 50 किलो न्यूटन का लोड आ गया, ऊपर में जब हम लोग करेंगे तो 100 किलो न्यूटन का लोड आ जाएगा। ठीक है, जैसे आपको ज्यादा सही लगता है वैसा करना। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ इसी तरीके से बनाओ या फिर सेकंड वाले तरीके से ही बनाओ, जैसे आपको समझ में आता है वैसे बनाओ। ठीक है, जिसमें आप जल्दी बना सके। वैसे तो जल्दी आपका सेकंड वाले मेथड से ही बनेगा, रेशियो वाले से, लेकिन समझ में भी आना चाहिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे हम लोग देखते हैं, जब अपने को शियर फोर्स निकालने आ गया है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं, धीरे धीरे मूवमेंट के बारे में भी बताऊंगा। उसको डायरेक्ट जब हम लोग एस एफ डी वी पढ़ेंगे उसी समय कर लेंगे मूवमेंट को। ठीक है, एक क्वेश्चन है जिसमें मूवमेंट भी बता देता हूँ मैं। ठीक है, एक है आपके पास सिंपली सपोर्टेड बीम, हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए ही देख रहे हैं ना, अभी तक देख रहे होगे। जितना भी हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए कर रहे हैं। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर मतलब आपका सिंपली सपोर्टेड बीम हो गया, कैंटिलीवर बीम हो गया, इन सब के लिए हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं इस स्ट्रक्चर में हमारे पास ये आपका दो लोड, और बीच में हम लोग यूडीएल लगा देते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा सुधार ले, चलो रहने देते हैं ना। यहाँ पर आपका 5 मीटर का डिस्टेंस है, बीच वाला जो डिस्टेंस है वो 5 मीटर का है, और ये जो टोटल डिस्टेंस है आपका, ठीक है, इसको हम लोग कर लेते हैं 10 मीटर कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस आपका 10 मीटर कर लेते हैं। ठीक है,
और ये जो डिस्टेंस है, ये लोड का डिस्टेंस को अगर मैं कर लेता हूँ 3 मीटर, ठीक है ना, इधर आपका 3 मीटर है, तो बचा वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर का हो जाएगा। ये तो बचा डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा आपका 7 मीटर का हो जाएगा। कुल मिला के टोटल डिस्टेंस आपका कितना हो गया है 25 मीटर का हो गया, ठीक है। लोड हम लोग लगाना चाहे कुछ भी लगा सकते हैं, 10-10 का लगा लो, इसको भी 10 का लगा लेते हैं, ठीक है ना। 10 kN पर मीटर के हिसाब से है, और ये सब 10 kN का लोड लगा हुआ है, ठीक। अब इसमें मेरे को बता दो कि आपका एंड रिएक्शंस क्या होंगे, ठीक है। एंड में रिएक्शंस क्या होंगे, मतलब ये वी बी क्या होगा, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि क्या हमारा स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है, क्या हमारे स्ट्रक्चर सिमेट्रिकल है। हाँ है, क्योंकि हम लोग सेंटर से जब एक इमेजिनरी लाइन खींचेंगे और दोनों एंड आपके क्या हो जा रहे हैं, दोनों साइड में आपका लेफ्ट राइट में ओवरलैप हो जा रहा है, इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है आपका सिमेट्रिकल है। और जब सिमेट्रिकल होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो टोटल लोड होता है उसी का आधा हम लोग दोनों तरफ बांट देते हैं, ठीक है। टोटल लोड क्या निकल के आ रहा है आपका, टोटल लोड 10 + 10, ठीक है ना। टोटल लोड में निकाल रहा हूँ 10 + 10 + 10 इंटू क्या हो जाता है 5 हो जाएगा ना, मतलब 50। ये यूडीएल लगा हुआ है आपका 5 मीटर, बीच का जो 5 मीटर का डिस्टेंस है उसमें यूडीएल लगा है। यूडीएल लगा है वो पर मीटर में लगा है, तो कितना मीटर है टोटल 5 मीटर है, तो 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो ना, बताया भी था कैसे सॉल्व करते हैं। तो इस प्रकार से आपका 70 क्या हो जाएगा किलो न्यूटन का टोटल लोड आ जाएगा। तो टोटल लोड का आधा कितना हो जाएगा 35 kN का वीए में बढ़ जाएगा, और वीवी में कितना बढ़ जाएगा आपका, वीवी में भी 35 kN का बढ़ जाएगा। ये तो समझ में आ गया। चलो एक क्वेश्चन, मतलब एक लेवल और बढ़ते हैं, इसमें मूवमेंट भी निकालने के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मूवमेंट भी निकाल के बताओ, मतलब उस पॉइंट में मूवमेंट निकाल के बताओ जहां पर आपका मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। देखो होता क्या है कि ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, और सिंपली सपोर्टेड बीम जब आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका जब लोड सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, तो उस केस में हमारा जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आता है, ठीक है, वो कहाँ पर आएगा, ये कुछ डिफ्लेक्ट होगा हमारे स्ट्रक्चर, और सेंट्रल पॉइंट में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा। और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन मिल रहा है मतलब मैक्सिमम मूवमेंट भी उसी पॉइंट में होगा, याद रखना, ठीक है। तो मैक्सिमम मूवमेंट जो है वो अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम में जब सिमेट्रिकल होगा तो वहीं पर सेंटर पॉइंट में ही मिलता है, ठीक है। अगर यकीन नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या करेंगे, सेंटर पॉइंट को अगर मैं सी मान लेता हूँ तो सी पॉइंट में हम लोग क्या करेंगे, मूवमेंट निकाल के देखेंगे, मतलब मूवमेंट अबाउट सी निकाल के हम लोग देख रहे हैं, मूवमेंट अबाउट सी निकाल के देखेंगे। तो अब मैं बोला था कि या तो लेफ्ट को सॉल्व करो या फिर राइट को सॉल्व करो, तो हम लोग हमेशा लेफ्ट को सॉल्व कर रहे हैं। तो वीए का वैल्यू, फोर्स कितने दिख रहे हैं आपके, दो फोर्स दिख रहे हैं, एक वीए दिख रहा है, वीए का वैल्यू 35 है, और डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा आपका 10 + 2.5 हो जाएगा ना, मतलब 12.5 डिस्टेंस हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद फिर वो जो 10 वाला फोर्स लगा है ऊपर में लगा हुआ है, मतलब उसको माइनस साइन लगेगा, ठीक है। तो 10 इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपका, तो ये 3 2 5 मतलब 5.5 हो जाएगा, ठीक है। 5.5 क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और कोई सा फोर्स दिख रहा है, यूडीएल भी दिख रहा है, ठीक है, यूडीएल भी दिख रहा है, वो भी आपका क्या होगा ऊपर में लगेगा। देखो यूडीएल कितने डिस्टेंस में आ रहा है, लेफ्ट में हम लोग देख रहे हैं तो पूरा पूरा नहीं आ रहा है यूडीएल, यूडीएल सिर्फ आधे में आ रहा है, मतलब 2.5 मीटर के डिस्टेंस में आ रहा है, ठीक है ना। इधर हम लोग देखेंगे तो ये जो आ रहा है आपका 2.5 मीटर के डिस्टेंस में आ रहा है यूडीएल, ठीक है। इस यूडीएल को पहले मेरे को पॉइंट लोड में चेंज करना पड़ेगा। तो जो लोड लग रहा है वो 10 kN/मीटर के हिसाब से लग रहा है, ठीक है ना, 10 kN/मीटर के हिसाब से लग रहा है। टोटल मीटर कितना है 2.5 मीटर टोटल लेंथ, उसमें आप लोग 10 का मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 25 लोड आ जाएगा। 25 जो लोड आएगा वो बीचों बीच लगेगा, मतलब 2.5 मीटर के जो डिस्टेंस है उसके बीचों बीच में आपका क्या लगेगा 25 kN का लोड लगेगा। तो ये तो लोड आ गया 25, और डिस्टेंस जब हम लोग करेंगे तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा 2.5 मीटर का आधा, ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा 2.5 मीटर का आधा हो जाएगा ना। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 2.5 डिवाइडेड बाई 2, ठीक। इतना समझ में आया है कि नहीं, अगर आ गया तो मूवमेंट निकालने आ जाएगा। एक बार और रिविजन कर लेता हूँ। देखो है क्या, अपने को मूवमेंट निकालना है लेकिन ऐसे पॉइंट में निकालना है जहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट मिले, ठीक है ना, मैक्सिमम मूवमेंट मिले। तो ऐसा आपको अभी भले नहीं पता चल रहा है कि मैक्सिमम कहाँ पर है, लेकिन मैं ये बता दिया कि जो सिंपली सपोर्टेड बीम में अगर आपका सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर होता है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमेशा बीचों बीच निकल के आता है सेंटर पॉइंट में। सेंटर पॉइंट हम लोग लिए, सेंटर पॉइंट में आपका लेफ्ट साइड से सॉल्व करेंगे सेंटर पॉइंट जो भी है उससे, या फिर राइट साइड में भी सॉल्व कर सकते हो, हम लोग हमेशा लेफ्ट साइड में सॉल्व कर रहे हैं। तो वहां पर देखेंगे जितने भी फोर्स है इंटू डिस्टेंस लेंगे मूवमेंट निकालने के लिए। सबसे पहले लेफ्ट में जो दिख रहा है फोर्स वीए दिख रहा है, वीए इंटू डिस्टेंस लिए, ठीक है। फिर आपका सेकंड लोड जो है ऊपर में लगा हुआ 10 kN का लोड इंटू डिस्टेंस लिए। फिर अपने को यूडीएल भी दिख रहा है, ठीक है ना, यूडीएल का आधा पोर्शन भी आ रहा है, तो उस पोर्शन में, ठीक है ना, उस पोर्शन का सिर्फ लेंथ लेंगे ना, टोटल लेंथ नहीं लेंगे, याद रखना यूडीएल का जितना पोर्शन आ रहा है लेफ्ट साइड में उस पोर्शन का लेंथ, और उस और जितना लोड लग रहा है 10 kN/मीटर के हिसाब से, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एक पॉइंट लोड आ जाएगा। और अभी तो लोड आया तो डिस्टेंस भी तो लेना है, तो उसका आधा डिस्टेंस लेंगे, मतलब 2.5 मीटर में यूडीएल लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो 2.5 मीटर का आधा क्या हो जाएगा डिस्टेंस। इस हिसाब से हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो मूवमेंट एट सी निकल के आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो। तो इसको थोड़ा इजी बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, चलो ऐसे ही सॉल्व करें। अगर मैं यहाँ पर 125 मान लूँ, नेक्स्ट स्टेप में करते हैं इसको।
125 डिवाइडेड बाई 10, तो थोड़ा बहुत इजी बन रहेगा। इधर तो आपका 55 हो जाएगा, और इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो 25 25 625 एक के बाद दशमलव डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे, इसको डायरेक्ट ही सॉल्व करना पड़ेगा, ऐसा करने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसको डायरेक्ट सॉल्व करो, कितना आ रहा है और बताओ। ठीक है, देखो 35 पंचे कितना होता है, 140 प्लस 35 मतलब 175 होता है। ठीक है, तो 35 पंचे 175, 175 17 क्या हो जाएगा आपका, कैरी हो जाएगा। 35 दूनी 70, 70 और प्लस 87। ठीक है, तो आपका अब 8 कैरी हो जाएगा, और उसके बाद फिर 35 एकम 35, 35 और प्लस 8 कितना हो जाएगा आपका 43। ठीक है, सही क्यों? ठीक है, और एक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक, तो सॉल्व करना है, और उसके बाद फिर ये आपका माइनस में 55, और इधर आपका माइनस में कितना हो जाएगा, 2 से काटना पड़ेगा, 2 तिया 2 एकम 2 दूनी, ठीक है, और 2 पंचे 31.25। अब इसको इससे माइनस कर दो। सबसे पहले क्या करता हूँ, इन दोनों को मैं जोड़ देता हूँ और फिर इससे माइनस कर दूंगा। अगर मैं जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा आपके पास, 5 और 1 6 हो गया, 5 3 8 हो गया। ठीक है, 0.25, और ये आपका 437.5। तो 437.5 को जब मैं 86.25 से माइनस करूंगा तो कितना बच जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 1, और ये हो जाएगा आपका कितना 5 हो जाएगा ना। ठीक, और ये हो जाएगा आपका 3। तो आगे आपका आंसर 351.25 किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, यूनिट होता है ना आपका किलो न्यूटन मीटर। ठीक है, इतना पोर्शन तो आपका सॉल्यूशन वाला था, तो इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, मेन आपका क्या था ये था। ठीक है, ये समझ में आ जाएगा तो आंसर निकल ही जाएगा। चलो, एक डाउट आ रहा होगा कि बीच में ही क्यों मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होगा, तो हम लोग एक काम करते हैं, किसी और पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है ना, किसी भी पॉइंट में निकाल के देखते हैं, जैसे कि हम लोग निकालते हैं, ये तो 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है ना, इसको मैं पॉइंट डी मान लेता हूँ, इस डी पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देखते हैं। ठीक है, डी पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देखते हैं क्या आता है। देखो, जब मैं इस डी पॉइंट पे मूवमेंट निकालूंगा तो एम डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम डी इज इक्वल टू लेफ्ट लेफ्ट साइड को सॉल्व करना है, लेफ्ट साइड को ना, तो लेफ्ट साइड में आपका वी ए है, तो वी ए कितना है आपका, इसको इधर कर देते हैं, वी ए कितना है, वी ए 35, 35 इंटू डिस्टेंस जब करेंगे, डिस्टेंस कितना है 7 है। ठीक है, और कोई सा फोर्स आ रहा है लेफ्ट साइड में, इसी डी पॉइंट में एक फोर्स आ रहा है, उसको लेने का कोई मतलब नहीं है, फोर्स इंटू डिस्टेंस तो 0 ही हो जाएगा। तो बस इतना ही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आंसर कितना आ जाएगा, 7 पंचे 35, 3 और 7 21 और 3 24। ठीक है, तो इतना किलो न्यूटन मीटर का आंसर आ गया, जबकि हम लोग सी पॉइंट में निकाले थे तो कितना आंसर आ गया था 351, ये ज्यादा है। तो आप देख लो, बीच के अलावा आप किसी भी पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देख लो, चाहे इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, इस पॉइंट में, जिस भी पॉइंट में निकाल के देख लो, वो सी से कम आएगा। ठीक है, तो इससे ये भी प्रूफ हो गया कि आपका सेंटर में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। अच्छा, एक चीज याद रखना, जैसे कि ये आपका दूसरा वाला जो 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है, ठीक है, ये 10 किलो न्यूटन का लोड राइट साइड में जो लगा हुआ है, इसको मान लेते हैं ई पॉइंट। ठीक है ना, ई पॉइंट मान लेते हैं। अब मैं बोलूंगा मूवमेंट अबाउट ई निकाल के बता, तो मैं ये बोला हूँ कि हमेशा लेफ्ट साइड को प्रेफर करना, लेकिन एक्चुअली में होता क्या है कि हम लोग को देखना पड़ेगा कि लेफ्ट साइड में ज्यादा आसान है कि राइट साइड में ज्यादा आसान है। अब हम लोग ई पॉइंट को जब देखेंगे, मूवमेंट निकालेंगे, तो हमको दिख रहा है भाई ई पॉइंट राइट साइड से एकदम पास में है, तो हमको कोई मतलब नहीं बनता कि लेफ्ट साइड से सॉल्व करें। वैसे तो आंसर ई पॉइंट में भी उतना ही आएगा जितना डी पॉइंट में आया है, क्योंकि एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, वैसे ही अगर मैं इसको एफ और इसको जी मान लूं, तो एफ पॉइंट में उतना ही मूवमेंट आएगा जितना जी पॉइंट में होगा, क्योंकि ये पूरा सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है। तो ऐसे में तो सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, चाहो तो आप अपने से ई पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देख लेना। ई, ये होमवर्क आपका। चलो, इसी सेम क्वेश्चन में ई पॉइंट में मूवमेंट निकाल के बताना, लेफ्ट साइड से और राइट साइड से, दोनों से सेम आना चाहिए। ठीक है ना, राइट साइड से आसान जाएगा। बस एक रूल को याद रखना, अगर लेफ्ट साइड में हम लोग अभी तक क्या मानते चलेंगे, क्लॉकवाइज को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज को माइनस, तो उधर आप उल्टा मान के चलना। और देखो, ई साइड में आपका, ई से जब हम लोग राइट साइड में लेंगे तो आसान इसलिए होगा क्योंकि सिर्फ एक ही फोर्स देखने को मिलेगा, और वो है वीबी, और कोई सा फोर्स नहीं। जब इधर से सॉल्व करेंगे ना लेफ्ट साइड से, तो एक फोर्स वी ए, इधर आपका 10 भी देखने को मिलेगा, फिर आपका यूडीएल भी देखने को मिलेगा, ये सबको सॉल्व करना पड़ेगा, आंसर आपका सेम ही आएगा। लेकिन तो क्यों हम लोग इलॉजिकल बात करेंगे, ठीक है ना, लॉजिकली हम लोग राइट साइड से सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं आगे। इस क्वेश्चन में बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा अगर अच्छे से समझे होगे तो। ठीक, और अगर प्रीवियस का लेक्चर अगर आपको समझ में आया होगा तो। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, शेयर फोर्स निकालना ही सीख रहे हैं हम लोग। ठीक है, रिएक्शन निकालना सीख रहे हैं। एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसमें सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, और इस बीम में आपका मिडिल पॉइंट में मान लेते हैं एक कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है। ठीक है, मिडिल पॉइंट में कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ है, तो इस मूवमेंट के कारण आप
शियर फोर्स निकाल के बताइए ए पॉइंट में और बी पॉइंट में। ठीक है, स्टॉप कर दीजिए वीडियो को और अपने से बनाइए, मैं तो कंटिन्यूस अभी बना ही रहा हूँ। ठीक है, देख भी लेना, चेक भी कर लेना कि सही होगा कि नहीं। देखो, तो अब हम लोग करेंगे क्या, सबसे पहले तो हम लोग समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू जीरो करते हैं, तो हमको मिलेगा वी ए प्लस वी बी इक्वल टू जीरो मिलेगा। ठीक है ना, इक्वल टू एम मत कर देना, एम फोर्स नहीं है मूवमेंट है। ठीक है ना, तो फोर्स आपका अपोजिट साइड में है ही नहीं, तो इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ तक जब समझ में आ गया, ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, वी ए और वी बी दो क्या है, अननोन है, इसको हमको निकालना है। तो इससे तो बात नहीं बना, एफ एक्स इक्वल टू जीरो, एफ वाई इक्वल टू जीरो, ये सबसे बात नहीं बना, तो हम लोग मूवमेंट लेना पड़ेगा हमको। ठीक है ना, मूवमेंट अबाउट बी ले लेते हैं, इक्वल टू जीरो कर देंगे उसको। अब देखो होगा क्या, बी ए इंटू डिस्टेंस कितना है अपने पास, टोटल डिस्टेंस एल है, टोटल डिस्टेंस एल है ना, जब आधा डिस्टेंस एल बाई टू है तो वी ए इंटू एल टोटल डिस्टेंस हो गया। और माइनस में क्या आ जाएगा आपके पास, एक्चुअली में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट लगा हुआ है, तो ये प्लस में ही होगा, प्लस में एम लेंगे और इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, एक बार और देखते हैं। मूवमेंट अबाउट बी लिया हूँ मैं, ठीक है, मूवमेंट अबाउट बी को जीरो का इक्वेट करना है। मूवमेंट अबाउट बी जब लेंगे तो बी पॉइंट में मूवमेंट निकालने के लिए फोर्स कौन सा दिख रहा है, एक ही फोर्स दिख रहा है। ठीक है ना, फोर्स तो एक ही है, वी ए इंटू डिस्टेंस, लेकिन मूवमेंट भी तो है। अल्टीमेटली वी ए इंटू एल क्या है, मूवमेंट ही तो है। अपने को जितने भी मूवमेंट है बी पॉइंट में उसको लेना है। ठीक है ना, तो बी पॉइंट में जब हम लोग निकाल रहे हैं मूवमेंट अपॉन बी, तो लेफ्ट साइड में देखेंगे, तो लेफ्ट साइड में एक ये वाले वी ए के कारण मूवमेंट आएगा, मतलब वी ए इंटू डिस्टेंस करेंगे तो ये मूवमेंट ही तो निकल के आ रहा है ना भाई, मूवमेंट ही तो निकल के आ रहा है। और प्लस ये मूवमेंट अपने आप में मूवमेंट है, तो एम बस हो जाएगा, डिस्टेंस क्यों करोगे मल्टीप्लाई। ठीक है ना, बस एम क्या हो जाएगा, बस ये देखना पड़ेगा कि क्लॉकवाइज में है मूवमेंट लगा हुआ कि एंटी क्लॉकवाइज में। एंटी क्लॉकवाइज में होता तो माइनस एम करते, तो इस हिसाब से वी ए का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, माइनस एम बाई एल, माइनस एम बाई एल वी ए का वैल्यू आ जाएगा। और हम लोग यहाँ पर से जान रहे हैं इस पहले वाले इक्वेशन से कि वी ए इक्वल टू माइनस वी बी है। ठीक है ना, इस इक्वेशन से अगर देखें तो वी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपके पास, वी बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, एम बाई एल हो जाएगा, सिंपल। ठीक है, तो वी ए और वी बी निकल के आ गया आपके पास। ठीक है ना, कुछ नहीं था, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाना है और क्वेश्चन को बनाना है। ठीक, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको अपने से बनाना। ठीक है, इसमें हमारे पास क्या लगा हुआ है, अब थोड़ा सा स्पीड में बढ़ाऊंगा। यहाँ पर अपने पास डिफरेंट मूवमेंट्स लगे हुए हैं, इधर आपका 2 का लगा हुआ है, इधर आपका 2 का लगा हुआ है, इधर आपका 3 का लगा हुआ है, और इधर आपका 8 का लगा हुआ है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपने हिसाब से देख लेना ना। ठीक है, ध्यान से देखते हुए बनाना। और हर एक डिस्टेंस जो है 2 मीटर का है, हर एक डिस्टेंस जो मूवमेंट है उनके बीच में जो अंतर है लेंथ का, वो 2 मीटर का है। इसको ए पॉइंट मान लो, इसको बी पॉइंट मान लो। आपको निकालना है वी ए और बी बी, निकाल के बताना है, जल्दी से बना के बताओ, स्टॉप करके वीडियो को, मैं इधर बना रहा हूँ। हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वी ए प्लस वी बी इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो करेंगे। एक्चुअली में ये सब दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम लोग एफ वाई इक्वल टू जीरो कर रहे हैं, वो तो अपने को पता है। ठीक, तो वी ए प्लस बी बी इक्वल टू जीरो होगा, कोई फोर्स नहीं है। उसके बाद मूवमेंट अबाउट में बी ले रहा हूँ डायरेक्ट। ठीक है, तो मूवमेंट अबाउट जब मैं बी लूंगा तो वी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 3 2 5 मतलब 10 का डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, 10 का डिस्टेंस हो जाएगा। और उसके अलावा बहुत सारे मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहे हैं, तो जो एंटी क्लॉकवाइज में है वो -2। ठीक है, और जो क्लॉकवाइज में है वो +2, फिर से ये क्लॉकवाइज में है तो +3, और वो वाला आपका एंटी क्लॉकवाइज में है तो -8 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, जीरो हो जाएगा। ठीक है, बी के अबाउट मूवमेंट ले रहे हैं हम लोग, याद रखना मूवमेंट अबाउट बी ले रहे हैं। अब देखो, उसको सॉल्व करना है और वी ए की वैल्यू निकालना है, सिंपल बात। तो ये आपका 2 और 2 तो कट जाएगा, इधर आपका -5 आ जाएगा, तो उधर जाने के बाद वो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5/10। तो वी ए का वैल्यू क्या आ गया आपके पास, हाफ आ गया, हाफ प्लस में हाफ आया, याद रखना। तो इस वाले इक्वेशन से हम लोग जब देखेंगे तो वी ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस वी बी हो जाएगा। मतलब वी बी का वैल्यू क्या आने वाला है, माइनस में हाफ आने वाला है। ठीक है, माइनस में हाफ किलो न्यूटन कर लेना। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया, कितना ईजी था। इसके बाद एक लेवल और अब जाते हैं, एक क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है जिसमें किस प्रकार का लोड लगा हुआ है वो देखने से आपको समझ में आएगा। सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस बीम में आपका ऐसा कुछ 10 किलो न्यूटन का लोड लगा हुआ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को देख लेना, इसके नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को आपको बनाना है। ठीक है, यहाँ पर से ये 4 मीटर का डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है आपका 6 मीटर का डिस्टेंस है। ठीक है, ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया। अब देखो, कुछ भी पॉइंट लोड के अलावा कुछ भी मतलब हरकत हुआ, मतलब अदर लोड, अदर टाइप का लोड लगा हुआ, तो उसको पहले हमको पॉइंट लोड में चेंज करना पड़ता है और उसके बाद सॉल्यूशन करना पड़ता है। या तो पॉइंट लोड में या फिर कंसंट्रेटेड मूवमेंट में चेंज करना पड़ता है। अभी कंसंट्रेटेड मूवमेंट का भी क्वेश्चन किया ना, या तो केवल मूवमेंट में हो, कंसंट्रेटेड मूवमेंट में हो क्वेश्चन, या तो आपका पॉइंट लोड में हो, या फिर दोनों में, कंसंट्रेटेड मूवमेंट पॉइंट लोड दोनों भी हो सकता है। लेकिन उसके अलावा यूडीएल होता है, वेरिंग लोड होता है, कुछ भी अदर लोड होता है, तो उसको हमको पहले चेंज करना पड़ता है। इसमें भी दिख रहा है, इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे सोच के देखो। इसके लिए अपन सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इधर वी ए हो जाएगा और इधर हो जाएगा आपका एच ए हो जाएगा, एच ए का कोई मतलब नहीं होता। और यहाँ पर हम लोग देंगे बी बी। ठीक है, अब जो लेफ्ट से 4 मीटर डिस्टेंस है, ठीक है ना, यहाँ पर मैं क्या करूंगा, ये जो 10 किलो न्यूटन का लोड जो लगा हुआ है उसको चुपचाप ऐसा लगा दो, 10 किलो न्यूटन का लोड
सेम टू सेम ये लोड जो है आपका, ठीक है, ये जो लोड है आपका, ये लोड ये ट्रांसफर होकर इसी सेम पॉइंट में आ गया, ठीक। उसके अलावा लोड के अलावा एक मूवमेंट भी आएगा, ठीक है ना। ये एक्चुअली में क्या है आपका, ऐसा कुछ फ्रेम है, ठीक है ना। इस फ्रेम में आपका लोड लगा हुआ है 10 का, और ये जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर का है। तो फोर्स इंटू डिस्टेंस जब करेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस करेंगे तो आपका इस पॉइंट में एक मूवमेंट भी नहीं आ जाएगा। तो 10 इंटू डिस्टेंस कितना है 1। तो मैं क्या करूंगा, 10 इंटू डिस्टेंस 1 मतलब 10 किलो न्यूटन का एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक मूवमेंट भी लगा दूंगा 10 किलो न्यूटन मीटर का। एंटी क्लॉकवाइज में क्यों लगाया, क्योंकि हम लोग जान रहे हैं ना कि एरो को देखो, एरो से जिस पॉइंट पे मूवमेंट निकालना है, ठीक है ना, या तो इस ऊपर वाले पॉइंट में निकाल लो या फिर नीचे वाले, एक ही मतलब है, ठीक है। और फिर उस मूवमेंट को ट्रांसफर कर दो। अपने को क्या करना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस निकालना है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। एरो जहां पर से आ रहा है और जिस पॉइंट में अपने को निकालना है उसी डायरेक्शन में जाते हैं, तो अपने को पता चल जाता है कौन सा डायरेक्शन पड़ रहा है। तो ये आपका कौन सा डायरेक्शन हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो रहा है। और मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है, 10 इंटू 1 का मतलब 10 किलो न्यूटन मीटर का। मतलब ये हुआ कि एक मूवमेंट भी लगेगा इसी सेम पॉइंट में जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगा 10 किलो न्यूटन मीटर का। बाकी हम लोग डिस्टेंस जा रहे हैं कि ये आपका 4 मीटर का डिस्टेंस है और उधर राइट साइड से 6 मीटर का डिस्टेंस है। अब अपने से बनाओ, ठीक है ना, अब अपने से बनाओ जल्दी से, अगर बन जाता है तो। अदरवाइज मैं तो बता ही रहा हूँ, वी ए प्लस क्या हो जाएगा आपके पास, वी बी इक्वल टू फोर्स अपने को क्या दिख रहा है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। एच ए का कोई मतलब नहीं है, सीधा हम लोग मूवमेंट अबाउट क्या लेते हैं, बी लेंगे, ठीक है। मूवमेंट अबाउट क्या लेंगे, बी लेंगे, और वी ए भी निकालने की कोशिश करेंगे। तो वी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, 10 का डिस्टेंस हो जाएगा। उसके अलावा एक और फोर्स आ रहा है जो कि माइनस में होगा, -10 इंटू डिस्टेंस कितने का हो जाएगा, 6 का हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस क्यों लिए समझ में आया ना, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा 10 इंटू डिस्टेंस, और मूवमेंट पहले से लगा हुआ है वो पहले से एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है ना। तो 10 का हो जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। उसके बाद एक स्टेप बचाने के लिए मैं बोला था ये सबको पहले से ही इक्वल के साइन के उधर रखो, लेकिन मैं अभी नहीं बता रहा हूँ, ठीक है ना, वैसा क्योंकि कंफ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैं पूरे डिटेल में बता रहा हूँ। अब क्या करेंगे, उसको इक्वल के साइन के उधर ले जाएंगे। मतलब ये क्या है आपका 60 है, 60 माइनस 10 मतलब आपका 70 हो जाएगा, ठीक है। तो 70 इधर चला गया और डिवाइडेड बाई 10। तो वी ए का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, वी ए का वैल्यू कितना आ गया 7 किलो न्यूटन का वी ए का वैल्यू आ गया। और वी बी जब हम लोग निकालेंगे तो वो 3 किलो न्यूटन का आ जाएगा। क्यों आएगा समझ में आ गया ना, इस इक्वेशन को देखो और बना लो। तो इस प्रकार से आपका आंसर निकल के आ गया क्या, ठीक है। आगे एक क्वेश्चन है, ठीक है, जल्दी से इसको बना के बताना मेरे को, आप लोगों के लिए है। यहाँ पर से अभी का अभी बना के दिखाना है, तुरंत बना के दिखाना है। ये आपका ऐसे ही कुछ फ्रेम लगा हुआ है, इस पॉइंट को कुछ भी मान लेते हैं, सी मान लेते हैं, ए बी सी। और यहाँ पर आपका जो लोड पहले वर्टिकल था अब हॉरिजॉन्टल हो गया है 10 किलो न्यूटन का, ठीक है। डिस्टेंस आपका ये 1 मीटर है, वही सेम क्वेश्चन है। इसी सेम क्वेश्चन में ऊपर वाले में क्या अंतर हो गया आपका, लोड जो है आप इसी सेम पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल लग गया है, पहले वर्टिकल लगा था। डिस्टेंस भी आप सेम ले लेंगे, 4 मीटर और 6 मीटर का डिस्टेंस ले लेंगे। और मेरे को बना के बताएंगे वी ए और वी बी, ठीक है ना, जल्दी से बना के बता दो, ठीक है। और मैं इधर आपको बना के बता रहा हूँ, वी ए प्लस वी बी जब हम लोग करेंगे, अच्छा पहले तो एफ बी डी बना लेते हैं, ठीक है, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। एफ बी डी जब हम लोग बना लेते हैं तो ये ए पॉइंट हो जाएगा, ये बी पॉइंट हो जाएगा, ये आपका सी पॉइंट है। तो सी पॉइंट में मैं क्या करूंगा, जो सेम लोड है उसी लोड को मैं ले आऊंगा, ठीक है ना। 10 किलो न्यूटन का लोड आपका आ गया, जैसा है वैसे ही ना, वर्टिकल मत कर देना। और एक मूवमेंट भी आएगा इस 10 किलो न्यूटन के फोर्स के कारण, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 मीटर का डिस्टेंस हो जाएगा ना। तो फोर्स क्या है आपका 10, 10 इंटू 20, 20 का आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लगेगा, एरो से इस पॉइंट में जाओ, एरो से इस पॉइंट में जाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो ये आपका हो जाएगा कितने का लोड, सॉरी 20 किलो न्यूटन का लोड, ठीक है ना, 20 किलो न्यूटन मीटर का लोड आपका लग जाएगा। बाकी आपका डिस्टेंस पहले से पता है कि ये डिस्टेंस आपका इधर से 4 मीटर है और उधर से आपका कितना है 6 मीटर है। तो अब जल्दी से सॉल्व कर लो, ठीक है। इतना अगर बन गया होगा आपसे तो सॉल्व भी कर लिए होगे। तो वी ए प्लस वी बी की वैल्यू कितना हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा इस बार। क्यों 0 होगा समझ में आ गया ना, वर्टिकल फोर्स है ही नहीं। और मतलब ये क्या हो गया, वी ए इक्वल टू माइनस वी भी लिख सकते हैं इसको। मूवमेंट अबाउट बी लेंगे और इक्वल क्या करेंगे, 0 से करेंगे, सभी क्वेश्चन में वही कर रहे हैं, ठीक है ना। आने वाले समय में इतना मस्त आप लोगों का स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये सब एकदम आसानी से बनेगा। वी ए इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, टोटल डिस्टेंस 10 है। और कोई सा फोर्स दिख नहीं रहा है लेकिन मूवमेंट दिख रहा है, जो कि आपका क्या है क्लॉकवाइज में है। क्लॉकवाइज में है मतलब प्लस लिखोगे 20। अब देखो मूवमेंट है तो मूवमेंट, कई लोगों को यही कंफ्यूजन होगा या फिर गलती करेंगे, मूवमेंट इंटू डिस्टेंस कर देंगे। अरे भाई वो पहले से मूवमेंट है 20 किलो न्यूटन का, तो डिस्टेंस 6 को क्यों मल्टीप्लाई करोगे, नहीं करेंगे। इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 0 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस में कितना आ गया, 2 आ गया, -2 किलो न्यूटन का फोर्स आ गया। वी ए का वैल्यू उधर ले जाओ ना, माइनस कर दो, कैलकुलेशन का पार्ट है। और जब मैं वी बी निकालूंगा तो मेरे को दिख रहा है 2 किलो न्यूटन का क्या आ जाएगा, वी बी आ जाएगा। खत्म हो गया, खत्म हो गया, एकदम आसान था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अभी हम लोग शियर फोर्स निकालना है एकदम आसानी से और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग सीख लिए हैं, ठीक है। शियर फोर्स में तो अब दिक्कत नहीं आना चाहिए, मूवमेंट को भी थोड़ा बहुत निकालना सीख लिए हैं लेकिन आगे और सीखेंगे अच्छे से। अब हम लोग फाइनली शियर फोर्स डायग्राम
एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम भी साथ ही साथ सीखते जाएंगे, ठीक है ना। लेकिन इस डायग्राम को बनाने से पहले बहुत सारे रूल, बहुत सारे तो नहीं बोलूंगा, आसान से रूल हैं जिसको 2-3 बार पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें याद रखना, डायग्राम बनाने से पहले क्या क्या चीज आपको आना चाहिए वो चीज मैं बताने वाला हूँ। सबसे पहली बात तो जब हम लोग डायग्राम बनाते हैं, चाहे वो एसएफडी बीएमडी बना रहे हैं, तो जब एसएफडी बनाते हैं, शियर फोर्स डायग्राम जब हम लोग बनाते हैं, तो लोड हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। लोड डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, मतलब कि एल इज इक्वल्स टू डीवी बाई डी एक्स होता है। लोड इज अ फंक्शन ऑफ शियर फोर्स, या फिर शियर फोर्स जो होता है वो लोड डायग्राम पे डिपेंड करता है। लोड डायग्राम मतलब समझ में आ रहा है ना, ये सब डायग्राम जो है इसको लोड डायग्राम बोलते हैं, ये लोड डायग्राम है जो आपको गिवन जो फिगर होता है, ठीक है, वो क्या है, लोड डायग्राम ही तो होता है जिसमें लोड लगा होता है, ठीक है। जितने भी हम लोग क्वेश्चन किए ये सब क्या है, लोड डायग्राम है। तो लोड डायग्राम पे डिपेंड करेगा आपका शियर फोर्स डायग्राम कुल मिला के, इसका मतलब ये हो, ठीक है। शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ लोड, शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ लोड। सेकेंड, इसी में लिखता हूं मैं, जब बीएमडी बनाते हैं तो वो किस पे डिपेंड करता है, आपका शियर फोर्स डायग्राम पे। या फिर मैं बोल सकता हूँ कि जो बेंडिंग मूवमेंट होता है, बेंडिंग मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ शियर फोर्स। अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बस जो बोल रहा हूँ उसको सुनते जाओ, ठीक है। समझ में आ रहा है तो ठीक, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक। जब हम लोग बनाएंगे एक्चुअल में डायग्राम तब ये सबका यूज होगा। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ कि जो शियर फोर्स होता है वो लोड का फंक्शन होता है, शियर फोर्स इज अ फंक्शन ऑफ लोड एंड बेंडिंग मूवमेंट इज अ फंक्शन ऑफ शियर फोर्स। कहने का मतलब सिर्फ यही होता है कि जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं, वी मतलब शियर फोर्स, ठीक है ना। तो जब हम लोग शियर फोर्स डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए लोड डायग्राम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है, और जब हम लोग बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाते हैं तो उसके लिए शियर फोर्स डायग्राम पे डिपेंडेंट होना पड़ता है। इसको लिख लो अगर ऐसा चाहो तो, एल डी मतलब लोड डायग्राम, उसके बाद लिख लेना शियर फोर्स डायग्राम एस एफ डी, और उसके बाद लिख लेना बी एम डी, ऐसा करके। जब शियर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो लोड डायग्राम पे डिपेंड रहोगे, और जब बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनाओगे तो शियर फोर्स डायग्राम पे डिपेंड रहोगे, ठीक है। इसका मतलब क्या है अभी नहीं समझ में आ रहा होगा, अभी बस सुन। दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग देखा है। इस पॉइंट में हम सेकंड पॉइंट में हम लोग देखेंगे कि जहां पर शियर फोर्स डायग्राम चेंज होता है, ठीक है ना, या फिर साइन चेंज करता है, वहां पर बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना। वेयर एस एफ डी, या फिर शियर फोर्स, एस एफ डी लिख लो, एस एफ डी चेंजेस साइन, अभी समझा रहा हूँ इसका मतलब, साइन वेयर वेयर बेंडिंग मूवमेंट, या फिर बीएमडी लिख लो, बीएमडी विल बी मैक्सिमम और मिनिमम, ठीक है ना। मैक्सिमम और मिनिमम याद रखना, मतलब मैक्सिमम तो होगा वो, इसका कहने का मतलब ये है जहां पर शियर फोर्स डायग्राम चेंज होगा, ठीक है ना, जहां पर शियर फोर्स डायग्राम अपना साइन चेंज करेगा, ठीक है ना, साइन चेंज करेगा, वहां पर बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम मैक्सिमम होगा। लेकिन मैक्सिमम होने का मतलब सिर्फ पॉजिटिव मैक्सिमम नहीं है, वो निगेटिव में भी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। अब इसको समझते हैं, जैसे कि एक सिंपल सा मैं एक एसएफडी बना रहा हूँ, ठीक है ना। ये आपका मान लेते हैं ऊपर गए, इधर गए और इधर आपका नीचे आ गए, ठीक है। अभी सिर्फ देख लेना ये एसएफडी है, इसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपने से बना दिया हूँ कुछ भी। समझना ये है कि ये पॉइंट मान लो सी है, तो सी पॉइंट में आपका साइन चेंज कर रहा है। साइन चेंज कर रहा है का मतलब क्या हो गया, ऊपर में पॉजिटिव है, नीचे में निगेटिव है, ठीक है। ऊपर था पहले शियर फोर्स और फिर नीचे आ गया, ठीक है, किसी भी कारण से। वो क्यों आता है वो सब हम लोग बाद में देखेंगे। तो अब क्या हुआ, वहीं पर मैं क्या बोला, अभी मैं क्या लिखाया, जहां पर साइन चेंज करता है वहीं पर बीएमडी मैक्सिमम होता है, या फिर बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होता है। तो ये पॉइंट मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट है। तो यहाँ पर आपका क्या आएगा, अभी डायग्राम को मत देखना, अभी सिर्फ ये देखना कि जहां पर साइन चेंज कर रहा है वहां पर आपका बेंडिंग मूवमेंट मैक्सिमम हुआ है। क्यों हम लोग ऐसा ट्रेंगल शेप में बनाया, वो सब अभी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी वो सब आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर बेंडिंग मूवमेंट क्या होगा, आपका मैक्सिमम हुआ है, पॉजिटिव मैक्सिमम हुआ है। चाहो तो ये ए बी, इसको अगर मैं नाम दे दूं तो ये ऐसा भी हो सकता है, और ये नीचे में भी मैक्सिमम हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आपका ऊपर में ही मैक्सिमम हो, नीचे में भी मैक्सिमम हो सकता है। मतलब ये निगेटिव बेंडिंग मूवमेंट है, ठीक है, लेकिन मैक्सिमम में है ये भी। यहाँ पर भी अगर नीचे में भी बनेगा वहां पर भी मैक्सिमम रहेगा, ठीक है, और ऊपर बनेगा तो भी वो मैक्सिमम रहेगा, जहां पर आपका एस एफ डी साइन चेंज कर रहा है, जहां पर आपका एस एफ डी साइन चेंज कर रहा है। आगे समझ में इस पॉइंट का मतलब भी, ठीक है। अभी पॉइंट वाइज समझते जाना है अपने को। तीसरा पॉइंट तीसरा पॉइंट ये है कि जहां पर आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगता है, जहां पर आपका कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगेगा, वहां पर अपने को सडन चेंजेस देखने को मिलेगा, सडन चेंजेस देखने को मिलेगा, किसमें, एसएफडी में, ठीक है ना। सडन चेंजेस इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डिक्रीमेंट भी हो सकता है।
बस याद रखना, जहां पर कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ। कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड जहां पर लगेगा वहां पर एसएफडी में अपने को सडन चेंजेस देखने को मिलेगा, और वैसे ही जहां पर हमको कंसंट्रेटेड मूवमेंट देखने को मिलेगा, जहां पर अपने को कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा हुआ मिलेगा, लोड डायग्राम में लगा हुआ रहेगा। ये दोनों का दोनों किस में लगा रहेगा? लोड डायग्राम में, ठीक है ना। लोड डायग्राम में अगर कंसंट्रेटेड मूवमेंट अपने को देखने को मिल रहा है तो इस मूवमेंट के कारण सडन चेंजेस देखने को मिलेगा, सडन चेंजेस देखने को मिलेगा किसमें? बीएमडी में। ये चीज याद रखना है। इसका मतलब नहीं समझ में आया? अभी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आपका ये लोड डायग्राम है, ठीक है, छोड़ो अभी सपोर्ट को तो छोड़ देते हैं हम लोग, सिर्फ एक बीम बना रहे हैं। इस बीम में मान लेते हैं यहाँ कहीं पर ए पॉइंट में कंसंट्रेटेड पॉइंट लोड लगा हुआ है, और मान लेते हैं बी पॉइंट में कहीं पर आपका मूवमेंट लगा हुआ है, ठीक है ना, मूवमेंट एम लगा हुआ है। तो इसके कारण देखो एसएफडी बनाते हैं, एसएफडी। तो इस एसएफडी में क्या होता है, सडन चेंजेस देखने को मिलता है पॉइंट लोड के कारण। मतलब जैसे यहाँ पर से ऊपर गए और यहाँ पर जब आए इस पॉइंट में, ठीक है, तो इस पॉइंट में आने के बाद सडन चेंजेस देखने को मिलेगा। तो सडन चेंजेस ये आपका ऊपर में लग रहा है, मतलब एरो जो है नीचे जा रहा है, तो आपका लोड भी सडन चेंज नीचे ही होगा, ठीक है, नीचे जाएगा। यहाँ पर सडन शियर फोर्स नीचे जाएगा, हो सकता है इस पॉइंट को क्रॉस करके और नीचे चले जाए, वो बाद में पता चलेगा कि वो और नीचे जाएगा कि वहीं पर होगा। या आपका ऐसा भी बन सकता है डायग्राम, ठीक है, या फिर हो सकता है ये ज्यादा नीचे ना जाके इतना ही नीचे जाए और इधर जाके मिल जाए, वो सब बाद की बात है। अभी बस आपको ये समझना है कि सडन चेंजेस देखने को मिल रहा है अपने को, किसके कारण? पॉइंट लोड के कारण। और किसमें? एसएफडी में। लेकिन एसएफडी में बेंडिंग मूवमेंट जो कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा है उसके कारण कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। केवल फर्क इसको किसके कारण पड़ रहा है? पॉइंट लोड के कारण, एसएफडी को। वैसे ही जब हम लोग बीएमडी बनाएंगे, वैसे ही जब हम लोग बीएमडी बनाएंगे तो इस बीएमडी के कारण जो फर्क पड़ेगा, किसके कारण फर्क पड़ता है? कंसंट्रेटेड मूवमेंट के कारण फर्क पड़ता है। अभी हम लोग देखें कि जहां पर शियर फोर्स साइन चेंज करता है वहां पर मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होता है, ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसको जब हम लोग ये जो एंड वाले पॉइंट से ऐसे मिलाने जाएंगे तो हमको बी पॉइंट में, ये जो बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में क्या दिख रहा है? कंसंट्रेटेड मूवमेंट दिख रहा है और क्लॉकवाइज में दिख रहा है। क्लॉकवाइज मतलब प्लस साइन। तो सडन यहाँ पर से क्या होगा? ऊपर जाएगा, ठीक है ना, सडन यहाँ पर से ऊपर जाएगा आपका बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम, और फिर नीचे आएगा, ठीक है, मतलब सडन चेंजेस देखने को मिलेगा उस पॉइंट में, ठीक है। अभी ये डायग्राम को छोड़ देना, मैं बोल रहा हूँ ना, डायग्राम ऐसा बनता है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। डायग्राम सिर्फ इसलिए है, समझने के लिए है कि कंसंट्रेटेड लोड के कारण क्या होता है आपका एसएफडी में, बीएमडी में, और बेंडिंग मूवमेंट के कारण क्या होता है एसएफडी में, बीएमडी में। कंसंट्रेटेड लोड के कारण एसएफडी में सडन चेंजेस देखने को मिलता है, बीएमडी में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। और कंसंट्रेटेड मूवमेंट के कारण एसएफडी में कुछ भी चेंजेस देखने को नहीं मिलता है, लेकिन एसएफडी में अपने को सडन चेंजेस देखने को मिलता है। सडन चेंज पॉजिटिव में हो सकता है, निगेटिव में हो सकता है, ठीक है, डिपेंड करेगा कि मूवमेंट क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है। वैसी लोड आपका ऊपर लगा हुआ है कि नीचे, मतलब उसका एरो जो है नीचे है कि ऊपर है, उस चीज पर डिपेंड करेगा। आ गया होगा ये सेकंड थर्ड पॉइंट भी। देखो एकदम आसान से आसान भाषा में और धीरे धीरे बता रहा हूँ, क्योंकि ये एकदम जो है बेसिक कंसेप्ट है। अगर यही नहीं समझ में आएगा तो एसएफडी बीएमडी नहीं समझ में आने वाला। चाहता तो ये ना 2 मिनट का भी चीज नहीं है, जल्दी जल्दी बता के आगे बढ़ जाता। अब इसके बाद अगला पॉइंट जो आपको समझ में आना चाहिए, एक तरफ लिख देता हूँ लोडिंग कंडीशन, ठीक है ना, लोड्स, कौन से लोड्स लगे हुए हैं। इधर हम लोग लिखेंगे शेप, शेप ऑफ एसएफडी लिख लेते हैं, और इधर लिख लेते हैं शेप, शेप ऑफ बीएमडी लिख लेते हैं, ठीक। ये चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, जब हम लोग एसएफडी बीएमडी बनाएंगे तो ये सब काम आएगा। चलो, तो सबसे पहला पॉइंट, अगर आपका लोड डायग्राम जो है, ठीक है ना, लोड डायग्राम, उस लोड डायग्राम में कोई भी लोड ही नहीं है, ठीक है ना, नो लोड्स, तो इसको अभी मैं समझाऊंगा भी टेबल बनाने के बाद, चिंता मत करना, अभी लिखते जाओ। कोई लोड नहीं लगा हुआ है तो शेप ऑफ एसएफडी क्या बनेगा आपका? शेप ऑफ एसएफडी स्ट्रेट लाइन बनेगा, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगा, सिर्फ एक लाइन, ठीक है। उसका मैग्नीट्यूड 0 भी हो सकता है, नो लोड रहेगा, कुछ भी हो सकता है ना, मैग्नीट्यूड 0 ही होगा ऐसा नहीं है, 0 1 2 3 कुछ भी होगा, लेकिन स्ट्रेट लाइन बनेगा, नो लोड रहेगा तो, ठीक है। और उसके अलावा जब शेप ऑफ बीएमडी की बात करेंगे तो वो किस पे डिपेंड करेगा? एसएफडी पे। जब एसएफडी स्ट्रेट लाइन रहेगा तो बीएमडी कैसा रहेगा? इंक्लाइन रहेगा, याद रखना। इंक्लाइन लाइन, या फिर इंक्लाइन क्या बोल सकते हैं हम लोग? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन बोल सकते हैं, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन लिख लेना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर सेकंड कंडीशन हो सकता है जब आपका लोड डायग्राम में यूडीएल लगा हुआ है, तो इस यूडीएल के कारण शेप ऑफ जो एसएफडी है वो इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा आपका? इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन रहेगा, ओके। और जब हम लोग बात करेंगे बीएमडी का, तो शेप ऑफ बीएमडी किस पे डिपेंड करेगा? एसएफडी के, शेप ऑफ एसएफडी के। एसएफडी का शेप कैसा है आपका? एसएफडी का शेप इंक्लाइंड स्ट्रेट है, तो ये आपका पैराबोलिक शेप बनेगा। कैसा बनेगा? पैराबोलिक शेप बनेगा। इस पैराबोलिक
पैराबोलिक जो शेप होता है एक्चुअली में वो 2 डिग्री कर्व रहता है, याद रखना 2 डिग्री कर्व, 2 डिग्री कर्व, या फिर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं। ठीक है, तो पैराबोलिक शेप बनेगा या फिर 2 डिग्री कर्व बनेगा। ठीक है, पैराबोला एक प्रकार का कर्व ही है, लेकिन कैसा कर्व है, 2 डिग्री कर्व है। सर्वेइंग पढ़ेंगे तो समझ आएगा। यूवीएल की अगर मैं बात करूँ, यूवीएल, तो यूवीएल के कारण आपका जो शेप ऑफ एसएफडी बनेगा वो पैराबोला बनेगा। ठीक है ना, कैसा शेप बनेगा आपका, पैराबोलिक शेप बनेगा, या फिर इसको हम लोग क्या बोल लेते हैं, 2 डिग्री कर्व बोल लेते हैं। ठीक है, कभी कभी एकदम बेसिक सा क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूवीएल के कारण एसएफडी में कौन सा शेप बनता है, तो पैराबोला नहीं दिया रहेगा, 2 डिग्री कर्व से पूछ सकता है। ठीक है, और जब इसमें 2 डिग्री कर्व बनेगा एसएफडी में, तो बीएमडी में क्या बनेगा, बीएमडी में 3 डिग्री कर्व बनेगा, जिसको हम लोग क्यूबिक पैराबोला बोलते हैं, याद रखना। क्यूबिक पैराबोलिक शेप बोलते हैं, क्यूबिक पैराबोलिक शेप बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, 3 डिग्री कर्व बोल रहे हैं, 3 डिग्री कर्व। ये आगे समझ में, अब इसको समझ लेते हैं। देखो, एक कुछ भी अपने पास एक बीम है, इस बीम में मान लेते हैं एक पॉइंट लोड है, एक यूडीएल है, और एक आपका यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड है। ठीक है, तो इसको शेप को बस अपने को समझना है ना, बाकी इसका डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अभी इससे पहले हम लोग क्या चीज समझे थे, ये सब हम लोग क्या समझे थे कि सडन चेंजेस समझे थे। इससे भी पहले हम लोग जब देखें तो साइन चेंज होने के कारण क्या होता था, और अभी हम लोग समझ रहे हैं शेप कौन सा बनता है। ठीक है ना, डायग्राम ऐसा बनेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जितना भी कंसेप्ट हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब कंसेप्ट का यूज होके फिर बीएमडी बनेगा, उसको हम लोग बाद में देखेंगे। अभी तो हम लोग सिर्फ ये समझ रहे हैं कि इनके कारण शेप क्या बनेंगे। देखो, जैसे कि हम लोग अभी एसएफडी बनाते हैं, तो एसएफडी में क्या हुआ कि कुछ नहीं है इधर लोड, ये जो पॉइंट है इसको अगर कुछ भी नाम दे देते हैं, ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ई और एफ, और आखिरी में जी। तो ए से बी में कुछ लोड नहीं है, तो कुछ नहीं लोड होने के कारण मैं क्या बोला था आपका, स्ट्रेट लाइन बनता है, कोई चेंजेस नहीं होता, मतलब कांस्टेंट रहता है। तो मान लेते हैं ए से बी पॉइंट तक आपका एसएफडी एकदम कांस्टेंट गया, लेकिन बी पॉइंट में कंसंट्रेटेड लोड दिख रहा है, इस कंसंट्रेटेड लोड के कारण मान लेते हैं नीचे आ गया। फिर बी से सी में आपका कुछ नहीं दिख रहा है लोड, तो फिर हम लोग क्या गया, बी से सी में स्ट्रेट गए। ठीक है, लेकिन सी से डी में जब हम लोग देख रहे हैं, तो सी से डी में आपका कैसा लोड दिख रहा है, यूडीएल। यूडीएल के कारण क्या होता है, बोला मैं एसएफडी में, एसएफडी बना रहे हैं हम लोग, तो एसएफडी का ही देखो, यूडीएल के कारण एसएफडी क्या हो जाता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन हो जाता है। तो मान लेते हैं सी से डी तक आपका इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन गया। ठीक है, ये डी पॉइंट है। ठीक, और उसके बाद हम लोग जब देख रहे हैं डी से ई तक आपका फिर से स्ट्रेट गया। ठीक है, कुछ नहीं लोड है इसके कारण, लेकिन यूवीएल आ गया। फिर उसके बाद ई पॉइंट में यूवीएल हो गया, जो कि आपका 2 डिग्री कर्व बनाएगा। यूवीएल के कारण 2 डिग्री कर्व बनता है। तो मान लेते हैं यहाँ से कर्व बनाना स्टार्ट करते हैं, और ये हो सकता है नीचे चले जाए। ठीक है ना, अभी नीचे गया ऊपर गया उस सब के बारे में नहीं देखना अपने को, अपने को सिर्फ देखना है कि यूवीएल के कारण कौन सा शेप बन रहा है, ये कौन सा शेप है, 2 डिग्री कर्व बन रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर एफ से जी में जब जाएंगे तो कुछ नहीं है। ठीक है, और उसके बाद फिर मिला दो, एंड पॉइंट से आपका मिलेगा ही, क्योंकि हमेशा लूप तो बनेगा, है ना। तो यह हो गया आपका एसएफटी। इसी में हम लोग जब बीएमडी को समझना चाहें, बीएमडी को जब समझना चाहें, अब लोड डायग्राम को नहीं देखेंगे हम लोग, कौन से डायग्राम को देखेंगे, ए बी सी डी ई, अच्छा ये एफ था, ये जी था ना। ठीक है, ये ऐसा कुछ हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, बीएमडी बनाएंगे। ए पॉइंट से जब स्टार्ट करेंगे तो ए से बी में आपका क्या दिख रहा है, स्ट्रेट लाइन दिख रहा है। स्ट्रेट लाइन जब एसएफडी होता है तो बीएमडी कैसा बनता है, इंक्लाइंड स्ट्रेट बनता है। तो ए से बी में हम लोग इंक्लाइंड स्ट्रेट गए। ठीक है, ये बी पॉइंट में पहुंच गए। अब मेरे को बी से सी में जब देख रहा हूँ, तो बी से सी में भी आपका स्ट्रेट ही है, तो बी से सी में फिर से हम लोग स्ट्रेट बढ़ गए। ठीक है, फिर से आगे बढ़ गए। कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग ऊपर ही आगे बढ़ेंगे, नीचे भी हो सकता था इंक्लाइन स्ट्रेट होता। अभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि बी से सी में भी हम लोग क्या हो गए, आगे बढ़ गए। ठीक है, वैसे ये सही डायग्राम नहीं है, यहाँ से आगे बढ़े और यहाँ से हम लोग ऐसा कुछ आगे मान लो। ठीक है, अभी वो सबको ध्यान मत दो, ऊपर गए नीचे गए। तो बी से सी में मान लेते हैं हम लोग ऐसा कुछ इंक्लाइन स्ट्रेट आ गए, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आपका एसएफडी बन रहा था। उसके बाद अपने को इंक्लाइन लाइन मिल रहा है एसएफडी में। एसएफडी में जब इंक्लाइन लाइन रहता था तो हम लोग बीएमडी में क्या चाहते थे, 2 डिग्री पैराबोला जाते थे। ठीक है, तो 2 डिग्री पैराबोला मान लेते हैं, ऐसा कुछ पैराबोला आ गया। ठीक है, मान लेते हैं ऐसा पैराबोला बन गया। कुल मिला के आपको समझ में आना चाहिए, 2 डिग्री क्या बन रहा है अपना, पैराबोला बन रहा है। अब 2 डिग्री पैराबोला बन गया। डी से ई में फिर से आपका क्या स्ट्रेट है, डी से ई में स्ट्रेट है, तो मान लेते हैं इसको इंक्लाइन हम लोग ऐसा चले गए, इंक्लाइन ई पॉइंट में इंक्लाइन ऐसा चले गए। उसके बाद अपने को क्या दिख रहा है, ई से एफ में जब हम लोग देख रहे हैं, ई से एफ में, तो एफ पॉइंट में हमको ई से एफ में 3 डिग्री कर्व जाना पड़ेगा, क्योंकि 3 डिग्री कर्व क्यों जाना पड़ेगा, क्योंकि आपका 2 डिग्री कर्व था एसएफडी में, तो ये आपका कौन सा शेप बन गया, 3 डिग्री कर्व बन गया। और उसके बाद फिर आपका स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, उसके बाद फिर स्ट्रेट लाइन है एफ से जी, तो हम लोग उसको इंक्लाइन बना देते हैं।
ठीक है, ये जी पॉइंट में आपका क्लोज हो गया। अभी हमको ये नहीं देखना है कि कैसे बन रहा है डायग्राम, सिर्फ देखना है कि एसएफडी में जो सा शेप था उसके कारण बीएमडी में कौन सा शेप बना। ठीक है, एसएफडी में अगर स्ट्रेट था तो बीएमडी इंक्लाइन बना, एसएफडी अगर इंक्लाइन था तो बीएमडी आपका 2 डिग्री कर्व बना, एसएफडी अगर 2 डिग्री कर्व था तो बीएमडी 3 डिग्री कर्व बना। खत्म। आगे आगे देखेंगे, जब आपका एसएफडी में एसएफडी क्या हो, जीरो हो, एसएफडी आपका जीरो हो, मान लेते हैं कि एक एसएफडी मैं बना रहा हूँ, एसएफडी आपका ऐसा कुछ बना हुआ है। ठीक है, मतलब आपका ये जो बी से सी पॉइंट है, बी से सी पॉइंट में एसएफडी एकदम जीरो है, यहाँ पर आपका ऊपर में पॉजिटिव और इधर निगेटिव एसएफडी देखने को मिल रहा है, लेकिन ये जो बी से सी पॉइंट है यहाँ पर अपने को जीरो एसएफडी देखने को मिल रहा है। तो बीएमडी में क्या चेंजेस होता है, बीएमडी आपका कांस्टेंट रहता है, याद रखना, बीएमडी आपका क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। मतलब जहां पर आपका एसएफडी क्या होगा, जीरो होगा, वहां पर बीएमडी आपका कांस्टेंट रहता है, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा। जैसे बी से सी पॉइंट में आपका स्ट्रेट चलेगा और उसके बाद फिर इंक्लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट होता है तो हम लोग इंक्लाइन जाते हैं ना बीएमडी में, ये चीज को भी याद रखना है। तो लिख लेना, इफ इन एनी सेक्शन शियर फोर्स इज जीरो बेंडिंग मोमेंट विल बी कांस्टेंट। ठीक है, अगर किसी सेक्शन में शियर फोर्स जीरो होगा तो बेंडिंग मोमेंट वहां पर कांस्टेंट होगा, इस चीज को लिख लेना। आगे हम लोग देखते हैं, उसके बाद देखते हैं स्टेप, या फिर मैं बोलूँ अगला कंसेप्ट, कौन से नंबर का कंसेप्ट हो जाएगा आपके पास, बेंडिंग चौथा पांचवा, जो भी छठवां नंबर का कंसेप्ट हो जाएगा ये मान लो। ठीक है, ये आपका पांचवें नंबर का कंसेप्ट था। छठवें नंबर के कंसेप्ट में हम लोग देखेंगे क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है, क्या देखेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स देखेंगे। देखो ये क्रिटिकल पॉइंट्स जो होते हैं वो ऐसे पॉइंट्स होते हैं जिनके कारण एसएफडी या फिर बीएमडी चेंज होते हैं। अगर क्रिटिकल पॉइंट्स नहीं होगा तो एसएफडी बीएमडी कांस्टेंट रहता है, कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है। जैसे कि आपका एक, मैं बना लेता हूँ बीम, इस बीम में मान लेते हैं सपोर्ट्स हो गया, ठीक है ना, इधर सपोर्ट्स हो गया, इधर मान लेते हैं यूडीएल हो गया, ठीक है, बीच में मान लेते हैं पॉइंट लोड हो गया, इधर मान लेते हैं यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट्स होते कहाँ कहाँ पर है, क्रिटिकल पॉइंट सपोर्ट्स में होता है, ठीक है ना, क्रिटिकल पॉइंट कहाँ पर होता है, क्रिटिकल पॉइंट सपोर्ट्स में होते हैं। क्रिटिकल पॉइंट जो होते हैं यूडीएल के कारण होता है, मतलब यूडीएल जहां पर स्टार्ट हो रहा है जहां पर एंड हो रहा है वहां पर क्रिटिकल पॉइंट होता है। मतलब सपोर्ट के क्या बोलना चाहिए, जो लोडिंग कंडीशन है उसका आपका स्टार्टिंग और एंड पॉइंट में होता है। जहां पर कंसंट्रेटेड लोड लगा है वहां पर होता है, जहां पर कंसंट्रेटेड मूवमेंट लगा है वहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। जहां पर ये आपका फिर से हो जाएगा, जहां पर स्टार्ट और एंड पॉइंट है, ठीक है, वहां पर आपका क्या होता है, क्रिटिकल पॉइंट होता है। और एंड में फिर से जहां पर आपका सपोर्ट होता है वहां पर आपका क्रिटिकल पॉइंट होता है। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट ऐसे पॉइंट होते हैं जहां पर आपका इंक्रीमेंट या फिर डिक्रीमेंट होता है एसएफडी या फिर बीएमडी में। ठीक है, उसी को हम लोग क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं। तो अब उसको लिख लेना, अपने को एग्जाम में डायरेक्ट ये पूछता है कि क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ कहाँ पर होते हैं। तो पहला लिख लेना, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स में होते हैं। बीम का जो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट है, ठीक है, तो स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, उसके बाद लिख लेना बी पॉइंट, बी पॉइंट में लिख लेना पॉइंट वेयर कंसंट्रेटेड लोड एंड कंसंट्रेटेड मूवमेंट इज एक्टिंग। ठीक है ना, जहां पर आपका पॉइंट लोड एक्ट होगा या फिर जहां पर आपका कंसंट्रेटेड लोड एंड मूवमेंट आर या फिर इज एक्टिंग। ठीक है, उसके बाद फिर अगला होता है स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोड। ठीक है ना, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लोड। ठीक है ना, आज हम लोग कंसेप्ट को ही पढ़ लेते हैं, कल भले हम लोग क्या कर लेंगे, एसएफडी बीएमडी बनाना सीख लेंगे, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही नहीं पता रहेगा तो आप लोग कैसे करोगे। और लास्ट क्या हो जाएगा, वेयर एसएफडी चेंजेस साइन, वेयर शियर फोर्स डायग्राम चेंजेस साइन। इसका मतलब समझ रहे हो ना, हम लोग देखे तो थे, जहां पर आपका एसएफडी साइन चेंज करता है वहां पर आपका बीएमडी मैक्सिमम होता है। तो कहने का मतलब बढ़ गया, ठीक है ना, सबसे ज्यादा है वहां पर बीएमडी, तो ये वो भी तो क्रिटिकल पॉइंट होगा, वो बीएमडी के लिए क्रिटिकल पॉइंट होगा जहां पर एसएफडी साइन चेंज करता है। इसका मतलब कहाँ, क्या समझ रहे हो, जहां पर एसएफडी जीरो होगा, ठीक है ना, वहीं पर आपका क्या होगा, बीएमडी मैक्सिमम होगा। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि पॉजिटिव मैक्सिमम, आइदर पॉजिटिव और निगेटिव। ठीक है, हो गया आपका, ये आपका कंसेप्ट खत्म हो गया भाई। एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओनली वन क्वेश्चन। ठीक है, एक क्वेश्चन एकदम सरल सा। हमारे पास क्या है, एक सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में लोड लगा हुआ है, ठीक है ना, बीच में लोड लगा हुआ है। अभी कोई सा मैग्नीट्यूड ना लेके इसको डब्ल्यू ले लेते हैं, ठीक है, डब्ल्यू का लोड लगा हुआ है और डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं, इधर से L/2 है, उधर से भी L/2 है, मतलब टोटल डिस्टेंस क्या है आपका, स्केल है,
ठीक है, टोटल डिस्टेंस एल है। अब मेरे को निकाल के बताना है एस एफ डी बी एम टी। तो वी ए वी बी तो अभी तक मेरे ख्याल से निकल गया होगा, वी ए इक्वल टू वी बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, W/2। ठीक है ना, W/2 हो जाएगा, ये सब अब बताने की जरूरत नहीं है। अब जब इतना हो गया तो अब अपने को एस एफ डी बनाना सीखना है। इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी पॉइंट, ये ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब मेरे को वी ए कितना निकल के आया है, वी और वी बी दोनों पॉजिटिव में निकल के आया ना, W/2। तो मैं ए पॉइंट से अब W/2 ऊपर जाऊंगा। ठीक है, W/2 ऊपर गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। वीए में क्योंकि शियर फोर्स मेरे को W/2 मिला है, तो मैं W/2 ऊपर गया क्योंकि पॉजिटिव में है। अब ए से सी पॉइंट में देखो, सी पॉइंट आपका बीच में मैं मान लिया जहाँ पर लोड लगा है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड। तो ए से सी पॉइंट में कुछ भी लोड नहीं है। तो मैं क्या बोला था, जब कुछ भी लोड नहीं होता तो आपका एस एफ डी कैसा बनता है, कुछ नहीं बनता, मतलब कॉन्स्टेंट रहता है, स्ट्रेट लाइन बनता है। ठीक है, तो हम लोग सी पॉइंट तक स्ट्रेट आ गए, लेकिन उसके बाद फिर कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिख रहा है। तो इस कॉन्सेंट्रेटेड लोड के कारण मैं नीचे जाऊंगा। अब जाहिर सी बात है मेरे को नीचे जाना पड़ेगा लाइन से भी, क्यों, क्योंकि ये आधा तो W/2 है, मेरे को W नीचे जाना है, पूरा W नीचे। तो आधा W/2 इधर हो गया, आधा W/2 नीचे में इधर गया। आ गया समझ में, तो नीचे गया, अब समझ में आ गया ना, नीचे जाना है। ठीक, तो वो लोडिंग कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि मेरा डायग्राम जो है वो निगेटिव साइन की ओर जाएगा कि नहीं, कि पॉजिटिव में ही खत्म हो जाएगा। ठीक, अब सी से बी जब देखेंगे हम लोग, सी से बी, तो वहां पर फिर से कुछ नहीं दिख रहा है मेरे को। ठीक है ना, कोई भी लोड नहीं है। तो कोई लोड नहीं रहता तो हम लोग स्ट्रेट जाते हैं, स्ट्रेट लाइन बनाते हैं। तो बी तक मैं स्ट्रेट आ गया, और बी में फिर शियर फोर्स दिख रहा है प्लस W/2, प्लस मतलब ऊपर जाना है। ठीक है, प्लस मतलब ऊपर जाना है, तो W/2 में फिर से ऊपर चला गया। तो इस प्रकार से आपका एस एफ डी बी एम डी निकल के आ गया, ये सॉरी एस एफ डी निकल के आ गया। बी एम डी तो अभी बताना है, तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव, और ये आपका क्या आ गया, निगेटिव शियर फोर्स। ठीक है, पॉजिटिव शियर फोर्स, निगेटिव शियर फोर्स। और अपने को ये भी पता चल गया, ये जो सी पॉइंट है, सी पॉइंट में साइन चेंज हो रहा है, एस एफ डी अपना साइन चेंज कर रहा है। एस एफ डी साइन चेंज कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पर आपका जीरो शियर फोर्स है, और हम लोग ये भी जान गए कि वहीं पर आपका बी एम डी मैक्सिमम होने वाला है। जान गए कि नहीं। तो अब बी एम डी बनाते हैं। हम लोग क्या किए, ए और बी एक लाइन खींच दिए हैं। ठीक है, जो कि बीम है। अब ए और बी में बेंडिंग मोमेंट कितना होगा, जीरो होता है। ठीक है ना, मतलब हिंजेस में रोलर सपोर्ट अगर आपके एंड्स में लगे होते हैं, एंड्स में, वो हमेशा जीरो होता है। नहीं आया ना, यकीन नहीं है मेरे पे, तो क्या करोगे आप लोग, वहां पर बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखोगे। तो चलो बी पॉइंट में हम लोग बेंडिंग मोमेंट निकालते हैं। बी पॉइंट में जब बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, एम बी का वैल्यू, सॉरी एम ए और एम बी का वैल्यू निकालना है। ठीक है, वैसे तो दोनों बराबर होगा, इतना समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका क्या है, क्या है, आपका जो स्ट्रक्चर है वो सिमेट्रिकल है। ठीक है, होगा कितना, जीरो होगा कि नहीं, कि कितना होगा वो कैसे निकालेंगे। ए पॉइंट में मेरे को बेंडिंग मूवमेंट निकालना है, तो ए पॉइंट में मैं क्या कर दिया, एक एक्स एक्स रे ड्रॉ कर दिया। अब उसके लेफ्ट साइड को सॉल्व करूंगा मैं। तो लेफ्ट साइड में तो कुछ फोर्स ही नहीं है, और कुछ फोर्स नहीं है, तो जीरो हो गया, ऑलरेडी जीरो हो गया। ठीक है, यकीन नहीं है तो राइट साइड से भी निकाल के देख सकते हो आप। राइट साइड से निकाल के देखोगे तो क्या होगा, फोर्स कितने सारे मिलेंगे आपको। चलो राइट साइड से निकाल के देखते हैं ना। एम ए का वैल्यू मेरे को निकालना है, इधर देखना, इधर मैं बता रहा हूँ, राइट साइड में बता रहा हूँ आपको छोटा सा। मेरे को एम बी या फिर एम ए निकाल के देखना है, एम ए निकाल के देखना है राइट साइड से। तो फोर्स मेरे को कितने सारे मिल रहे हैं, यहाँ पर एक फोर्स मिलेगा वी बी। तो वी बी इंटू डिस्टेंस जब मैं करूंगा, वी बी इंटू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया आपके पास, एल है। ठीक है, ये आपका एंटी क्लॉकवाइज है तो प्लस ही रहने देते हैं, क्योंकि राइट साइड से सॉल्व कर रहे हैं तो एंटी क्लॉकवाइज को प्लस मानते हैं। और उसके बाद एक फोर्स दिख रहा है डब्ल्यू। ठीक है ना, डब्ल्यू का फोर्स दिख रहा है, और डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस कितना हो जाएगा आपके पास, डब्ल्यू इंटू डिस्टेंस L/2 है। ठीक है, वीबी का वैल्यू क्या है एक्चुअली में, W/2। तो वीबी की वैल्यू को मैं क्या कर देता हूँ, डायरेक्ट W/2 पुट कर देता हूँ। ठीक है ना, वीबी का वैल्यू को यहाँ पर मैं W/2 पुट कर दिया। तो WL/2 माइनस WL/2 क्या आ गया आंसर, जीरो आ गया। तो वी ए का वैल्यू क्या आ गया, जीरो आ गया। ठीक है, वैसे आप एमबी भी निकाल के देख सकते हो। एमबी में जब निकालोगे तो जिस पॉइंट में अपने को मूवमेंट निकालना रहता है वहां मैं सेक्शन कट करता हूँ। ठीक है, सेक्शन कट करने के बाद लेफ्ट में सॉल्व करता हूँ या फिर राइट में। मेरे को लॉजिकली यहाँ पर राइट में सॉल्व करना ज़्यादा सही लग रहा है, क्योंकि बहुत आसान है, अपने को पता चल रहा है वहाँ पर मूवमेंट जीरो ही होगा, क्योंकि राइट में कोई फोर्स ही नहीं है। ठीक, अच्छा एक चीज़ मैं बता दूँ, अगर मान लेते हैं कि ये जो ए पॉइंट है, ठीक है, या फिर बी पॉइंट है, इस बी पॉइंट में एक लोड डायग्राम में मूवमेंट भी लगा हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड मूवमेंट, तो उस केस में क्या एम बी जीरो होता, नहीं होता ना, क्योंकि क्वेश्चन में ही दिया गया है कि मूवमेंट लग रहा है आपका बी पॉइंट में। खैर वो एक लेवल अप है, उसको बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इतना याद रखना कि आपका एम ए और एम बी जीरो होगा। जब मेरे को पता चल गया कि एम ए और एम बी जीरो होगा, उसके बाद मेरे को तीसरा चीज ये भी पता है कि आपका जो मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट आने वाला है वो सी पॉइंट में आने वाला है। ये सी पॉइंट है आपका, ठीक है ना, सी पॉइंट में, क्योंकि आपका साइन चेंज कर रहा है। ठीक है, ये तो पता चल गया सी पॉइंट में मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ए से सी तक जाने के लिए मेरे को कैसा शेप लेना पड़ेगा, क्योंकि आपका एस एफ डी स्ट्रेट लाइन था तो मेरे को इंक्लाइन जाना पड़ेगा। थोड़ा सा ज्यादा हो रहा होगा आज का क्लास, लेकिन जरूरी है ना। हम लोग क्या करेंगे, सी पॉइंट तक क्या हो गया, स्ट्रेट लाइन गए। ठीक है, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन गए, क्योंकि आपका एस एफ डी क्या बन रहा था, स्ट्रेट लाइन बन रहा था। और उसके बाद फिर सी पॉइंट से बी पॉइंट तक फिर से हम लोग क्या करेंगे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन जाएंगे, और इस प्रकार से आपका क्या हो जाएगा,
BMD डायग्राम भी बन के आ गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। ठीक है ना, पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? यहाँ पर आपका 0 है, बीच में आप निकाल के देख लो अगर चाहते हो, और निकालना ही पड़ेगा अपने को बीच में। मैं ये तो बोल दिया कि यहाँ पर मैक्सिमम है, लेकिन वो जो मैक्सिमम है निगेटिव में है कि पॉजिटिव में, ये भी तो आपको जानना पड़ेगा। सी पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देखना पड़ेगा। लोडिंग डायग्राम में आएंगे वापस और सी पॉइंट में मूवमेंट निकाल के देखेंगे, मतलब MC अपने को निकालना है। तो उसके लिए फोर्स आपके पास WL/2 है, VA की वैल्यू इतना ही है ना, सॉरी W/2 है, VA का वैल्यू कितना है, W/2 है, और इनटू में डिस्टेंस करोगे आप L/2। ठीक है, और उसके अलावा और कोई सा फोर्स दिख रहा है आपको क्या? नहीं दिख रहा है। अच्छा, ये क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज है, तो प्लस में लोगे। ठीक है ना, फोर्स इंटू डिस्टेंस कर रहे हो, VA इधर आएगा आपका, VA एरो को देखोगे और इस ओर जाओगे तो क्लॉकवाइज होगा। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, WL/4। किस में आया? पॉजिटिव में आया। तो इसका मतलब मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट यहाँ पर कितना निकल के आ रहा है, WL/4 निकल के आ रहा है। पॉजिटिव में है इसलिए आपका पॉजिटिव बेंडिंग मूवमेंट डायग्राम बनेगा। ठीक है, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL/4 है। अभी भी यकीन नहीं हो रहा है तो किसी और डिस्टेंस में मान लेते हैं, ये डिस्टेंस को हम लोग L/4 डिस्टेंस मान लेते हैं। कहाँ से? लेफ्ट से, और वहां पर मूवमेंट निकाल के देख लेना, वो आपका जो सी पॉइंट है उससे कम ही आएगा कुछ मूवमेंट। तो ऐसा करके हम लोग अलग अलग पॉइंट में निकाल के देख सकते हैं जब भी अपने को कंफ्यूजन क्रिएट हो। उसके अलावा मैं नेक्स्ट पॉइंट ये बोलना चाहूंगा कि एक सिंपली सपोर्टेड बीम था जिसमें बीच में कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, जिसके कारण मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट WL/4 आ रहा है। ये एकदम बेसिक कंसेप्ट है, इसको अपने को याद ही रखने तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अगर एग्जाम में डायरेक्ट आ गया तो डायरेक्ट आपको आंसर ही याद होना चाहिए, WL/4 होता है। लेकिन मैं याद रखने का मतलब याद रखना नहीं बोल रहा हूँ, उसको 10 बार प्रैक्टिस करो, बना के देखो WL/4 क्यों आया। ठीक है, उसके बाद वो अपने आप याद हो जाएगा। ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा कि WL/4 होता है जब अपने को सिंपली सपोर्टेड बीम में बीच में कॉन्सेंट्रेटेड लोड दिया गया होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे क्वेश्चन भी दे सकता है, यहाँ W की जगह कुछ भी दे देगा, 10 किलो न्यूटन का फोर्स दे देगा, डिस्टेंस कुछ दे देगा। तो आप डायरेक्ट क्या करोगे, WL/4 में पुट करोगे, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, मैक्सिमम शियर फोर्स कितना होता है, तो आधा आधा बढ़ जाता है इसमें। ठीक, आगे बढ़े, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलो चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। ठीक है, मैं बोल रहे होगे कि ये लास्ट था, फिर एक और बता रहा हूँ, जरूरी है कर लो। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जल्दी स्पीड से बता देता हूँ। यहाँ पर अपने पास सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में आपका यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल जो लगा हुआ है इस प्रकार से लगा हुआ है कि W पर मीटर के हिसाब से पूरे बीम में ही लगा हुआ है। ठीक है, पूरे बीम में लगा हुआ है। अब जल्दी से मैं बोलूंगा कि VA और VB क्या होगा, तो आप बोल दोगे कि VA इक्वल टू VB होगा। ठीक है, जो कि कितने के बराबर होगा, W/L/2 के बराबर होगा। अब ये कई लोगों को समझ में नहीं आया होगा, जो पिछला क्लास किया होगा उसको समझ में आ गया होगा। यूडीएल की जगह में एक लोड लगेगा, एक पॉइंट लोड लगेगा जो कि बीचों बीच में लगेगा, कितने के बराबर, W/L के बराबर लगेगा ना। तो ये पूरा यूडीएल हट जाएगा और केवल पॉइंट लोड लगेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? पूरा यूडीएल हट जाएगा और उस यूडीएल के बदले में एक पॉइंट लोड लगेगा, W/L। ठीक है, जो बीचों बीच में लगेगा, बीचों बीच में क्यों लगेगा, कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में रहेगा रेक्टेंगल के केस में। तो अब WL टोटल लोड है, तो आधा आपका इस तरफ आएगा और आधा जो है आपका राइट सपोर्ट में आएगा। ठीक, अब ये समझ में आ गया तो हम लोग जल्दी से SFD बना लेते हैं। जब SFD बनाएंगे तो A पॉइंट में हम लोग ऊपर जाएंगे, कितना ऊपर जाएंगे, WL/2 ऊपर जाएंगे। लेकिन उसके बाद जब मैं A से C पॉइंट में आऊंगा, बीच वाला पॉइंट C है, C पॉइंट में आऊंगा तो वहां पर यूडीएल लगा हुआ है। कुछ नहीं लगे होने से हम लोग स्ट्रेट जाते थे, लेकिन यूडीएल लगा हुआ है, तो इस केस में मैं कैसे जाऊंगा? ठीक है, इंक्लाइंड जाऊंगा, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इंक्लाइंड जाऊंगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में फिर से आ रहा होगा, इंक्लाइंड में कैसे जाऊं, ऊपर इंक्लाइंड जाऊं, नीचे इंक्लाइंड जाऊं, मतलब ज्यादा और होते जा रहा है आपका शेयर फोर्स की, कम होते जाएगा, ये सब क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में। तो उसके लिए आपको क्या करना है, WL/2 ऊपर गए, उसके बाद फिर राइट वाले सपोर्ट को देखो। राइट वाले सपोर्ट में भी आपका क्या है, प्लस में है, WL/2 प्लस में है। मतलब इतना समझ में आ रहा है कि अगर मैं WL/2 इधर ऊपर में कर दूं, ठीक है, तो सोच के देखो, WL/2 इधर भी, तो ये आपका इंक्लाइन कैसे बनेगा, वो तो स्ट्रेट बन जाएगा। ठीक है, इंक्लाइन कैसे बनेगा, स्ट्रेट बन जाएगा, मतलब ऐसा तो नहीं हो सकता। ठीक है, और जनरली हम लोग देखते हैं कि हमारा जो SFD और BMD दोनों लूप में खत्म होता है। लूप में खत्म होता है मतलब जैसे कि हम लोग यहाँ पर से SFD डायग्राम बनाना चालू किया और उसके बाद आया और यहाँ पर जैसे A पॉइंट में स्टार्ट हुआ है आपका डायग्राम, तो B पॉइंट में वो आके खत्म होगा। ये तो एकदम सिंपल हो गया। या फिर जैसे हम लोग इससे पहले किए थे, इससे पहले का अगर मैं बनाना चाहूँ तो उसमें क्या था आपका, ये आपका SFD जब हम लोग बनाए थे तो इधर से ऊपर उठे थे, फिर गए थे आपका सेंटर पॉइंट में, नीचे गए थे, और उसके बाद फिर आके फिर इसी पॉइंट में मैं खत्म किया था, B पॉइंट में आके खत्म किया था। मतलब हमेशा लूप बनेगा, चाहे वो SFD हो या BMD हो। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वैसे ही अगर मैं इधर देखना चाहूँ, इसमें इसमें देखूं मैं, तो बी पॉइंट जो है, बी पॉइंट में आके अपने को डायग्राम को खत्म करना है। ठीक है, और हमको पता है कि VB की वैल्यू कितनी है, VB की वैल्यू WL/2 है। तो जाहिर सी बात है वो WL/2 नीचे से आएगा और ऊपर में B में आके खत्म होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइन है ना, पॉजिटिव साइन का मतलब होता है नीचे से ऊपर आना। और निगेटिव में रहता, अगर मान लो WL/2 निगेटिव में रहता, तो इसका मतलब होता ऊपर से नीचे जाना। ठीक है ना, ऊपर से नीचे जाना, चाहे वो पॉजिटिव तरफ में हो चाहे निगेटिव तरफ में हो।
निगेटिव और पॉजिटिव साइन का सिर्फ एक मतलब होता है, पॉजिटिव साइन का मतलब नीचे से ऊपर जाना, ऊपर की ओर जाना कुल मिला के, और निगेटिव साइन का मतलब नीचे की ओर जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पर WL/2 पॉजिटिव में आया है हमारा, ठीक है ना, पॉजिटिव में आया, दोनों पॉजिटिव में, मतलब ये नीचे से ऊपर गया होगा और ऊपर बी में आके खत्म हो गया होगा, इतना समझ में आ गया। और हम लोग ये भी जानते हैं कि ए से सी के बीच में पूरा यूडीएल है, मतलब इंक्लाइंड आपका यूडीएल बनेगा, तो कुल मिला के इन दोनों को आप जोड़ दो, ठीक, जोड़ दोगे तो ये समझ में आएगा कि बीच में यहाँ पर शियर फोर्स 0 हो गया, ठीक है। तो अगर यकीन नहीं हो रहा होगा तो बीचों बीच L/2 डिस्टेंस में हम लोग शियर फोर्स निकाल के देख लेंगे कि वास्तव में क्या 0 है, ठीक है। अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है ना, तो एक तरीका और है। हम लोग सबसे पहले क्या किए कि WL/2 ऊपर गए, ठीक है, यहाँ पर तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग क्या किए, ए पॉइंट से WL/2 ऊपर किए, उसके बाद इंक्लाइन बनेगा, इतना तो समझ में आ रहा है। इंक्लाइन हम लोग ऊपर जाएंगे नीचे जाएंगे, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो हम लोग शियर फोर्स निकाल के देख लेंगे सेंटर पॉइंट में, ठीक है ना। सेंटर पॉइंट में शियर फोर्स निकाल के देख लो, तो उससे आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर शियर फोर्स 0 आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। इसके बाद फिर और शियर फोर्स निकाल के देखना होगा, तो किसी भी पॉइंट में आप किसी भी इंटरमीडिएट पॉइंट में निकाल के देख सकते हो, उससे आपको समझ में आ जाएगा कि हम लोग को नीचे जाना है कि ऊपर जाना है, और इस प्रकार से आपका शियर फोर्स डायग्राम निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे अच्छा तरीका मैं बताया हूँ, इसमें बहुत सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, हर एक पॉइंट में निकाल निकाल के देखते रहोगे, लेकिन ये चीज आपको शुरुआत में करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पर मान लेते हैं, यहाँ पर कोई सा भी पॉइंट ले लो, L/4 डिस्टेंस में निकाल के देखो, इधर से L/4 डिस्टेंस में निकाल के देखो, ठीक है, और सेंटर पॉइंट में निकाल के देखो शियर फोर्स कितना होता है, शियर फोर्स निकालते कैसे हैं, ये क्वेश्चन आ रहा होगा दिमाग में, ठीक है ना, उसको मैं बता देता हूँ अभी। तो ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, हर एक पॉइंट में निकाल लो और उस पॉइंट को ग्राफ जैसे बनाते थे ना, तो हर एक पॉइंट को जोड़ देते थे, वैसा भी कर सकते हो। या फिर मैं इससे पहले वाला तरीका बताया, थोड़ा लॉजिकली सोचो, क्योंकि हमारा जो SFD PMD हमेशा लूप के फॉर्म में बनता है, लेफ्ट में WL/2 ऊपर गया, राइट में भी WL/2 उसको ऊपर जाना है और बी में जाके क्लोज हो जाना है, तो वो नीचे से ऊपर जाएगा, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव मतलब ऊपर जाना, ठीक है ना। और वो यहाँ पर इधर से जब हो जाएगा, मान लेते हैं कि आप बोल रहे हैं WL/2 ऐसे भी जा सकता है और बी में जाके क्लोज हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है जब निगेटिव में WL/2 आया रहता, VB का वैल्यू, ठीक है, निगेटिव में आया रहता मतलब नीचे जाना है उसको, ये इधर नीचे जाना है, ठीक है, नीचे जाके वो क्लोज होता। लेकिन अभी किस में आया, पॉजिटिव में आना है, आया है वैल्यू, इसका मतलब होता है आपको ऊपर जाना है। एकदम मैं बार बार चीजों को बोलते जा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि कंसेप्ट क्लियर हो जाए। यही चीज तो है, शुरुआत में अगर समझ में आ गया SFD PMD, तो बाद में आप लोग हीरो बन जाओगे, और अभी अगर नहीं समझ में आया ना, तो फिर रो दोगे बाद में, क्योंकि ऐसा ऐसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो देख के बन जाता है, आप लोगों को देख के बन जाएगा अगर ये समझ में आ रहा होगा तो, लेकिन जो अदर स्टूडेंट्स हैं उसको नहीं बनेगा, ठीक है ना, अगर यही नहीं समझ में आएगा तो हम लोग को क्या करना है, आप जैसा आपको बनता है वैसा बनाना है, ठीक है। मैं दोनों तरीका बता दिया, मैं सिर्फ एक चीज और बताने वाला हूँ अभी, शियर फोर्स सिखाने वाला हूँ। अभी मैं बोल रहा था सेंटर पॉइंट में, चलो शियर फोर्स निकाल के देख लेते हैं, मैं बोल रहा हूँ 0 आने वाला है, क्यों आने वाला है उसको देख लेते हैं। सेंटर पॉइंट में जो शियर फोर्स है वो 0 होगा, ऐसा क्यों हो रहा है उसको देख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट रुक जाना, ठीक है, मेरे को निकालना है, इधर छोटा सा इधर ही मैं बता देता हूँ, है ना। शियर फोर्स निकालना है, शियर फोर्स एट सी, सेंटर पॉइंट में निकालना है शियर फोर्स। तो उसके लिए अब मेरे को क्या करना पड़ेगा, जहां पर भी शियर फोर्स निकालना रहता है वहां पर आप लोग सेक्शन कट करो, ठीक है ना, सेक्शन कट करो। जैसे सी पॉइंट में मेरे को निकालना है, यहाँ पर मैं क्या कर दिया, एक सेक्शन कट कर दिया, ठीक है, सी पॉइंट में एक सेक्शन कट कर दिया। अब उसके लेफ्ट देखो या फिर राइट देखो, ठीक है ना, और लेफ्ट से ही सॉल्व करना। अब मेरे को शियर फोर्स निकालना है, ना कि बेंडिंग मोमेंट निकालना है, तो सिर्फ फोर्स को देखना है, मूवमेंट को नहीं देखना है। अब मेरे को लेफ्ट साइड में फोर्स कौन कौन सा मिलेगा, एक VA मिलेगा, और उसके अलावा एक यूडीएल के कारण फोर्स मिलेगा, ठीक है ना। तो VA का वैल्यू जो है उसको तो पहले लिख दो, WL/2 एक फोर्स हो गया, और दूसरा फोर्स यूडीएल के कारण मिलेगा। तो सिर्फ अपने को जो सेक्शन कट किया है उसे लेफ्ट में बस देखना है, तो उस लेफ्ट में यूडीएल के कारण कितना फोर्स आएगा। तो जितना आपका लेंथ है, लेंथ कितना है, L/2 लेंथ है, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो लेंथ है वो कितना है, L/2 है ना, ठीक है, L/2 है। तो L/2 इंटू क्या करोगे आप, जितना का यूडीएल लगा हुआ है पर मीटर के हिसाब से, पर यूनिट लेंथ में W का, तो मतलब WL/2 क्या हो जाएगा, फिर से आ जाएगा आपका सेम फोर्स, लेकिन अब साइन क्या होगा, माइनस में होगा, तो WL/2 माइनस WL/2 0 आ गया, शेयर फोर्स एट 3.0 आ गया, ठीक है। एक बार और रिवीजन कर लेता हूँ। सबसे पहले जिस पॉइंट पे शेयर फोर्स निकालना होता है वहां पर हम लोग सेक्शन कट करते हैं, उसके लेफ्ट या फिर राइट आपकी मर्जी है सॉल्व करना, ठीक है, लेफ्ट में सॉल्व करना मैं बोलूंगा, और उसके बाद जितने भी फोर्स है उसको लिख देना और उनका साइन लिख देना। सबसे पहले VA आया, VA में एरो जो है ऊपर की ओर है, तो ऊपर की एरो है तो हम लोग प्लस लेंगे, ठीक है, और नीचे की ओर एरो रहेगा तो उसको हम लोग माइनस लेंगे। नीचे की ओर एरो यूडीएल के कारण आएगा, एक लोड आ जाएगा, ठीक है ना, इस पूरे यूडीएल के बदले में एक पॉइंट लोड आएगा, जितने का लेंथ है आपका, लेंथ जो है L/2 का है, ठीक है ना, L/2 का लेंथ था, और उसमें हम लोग क्या करेंगे, W का मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल एक सिंगल पॉइंट लोड मिलेगा उस पूरे यूडीएल के बदले में। तो WL/2 का जो साइन है वो नीचे की ओर है, एरो नीचे की ओर है तो माइनस लग गया, तो प्लस और माइनस WL/2 आपका 0 आ गया, ठीक है। किसी भी एक पॉइंट में होमवर्क है, अब क्या करना आप लोगों का होमवर्क ये है कि मान लेते हैं इसको G पॉइंट मान लेते हैं, इसको स्मॉल G और स्मॉल H पॉइंट मान लो, ठीक है। G और H पॉइंट में आप लोगों का काम है कि शेयर फोर्स निकाल के बताना मेरे को, ठीक है।
इसके बाद हम लोग बीएमडी देख लेते हैं इसका। ठीक है, आज ज़्यादा हो रहा होगा मेरे को लग रहा है, लेकिन देखना पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं। ये लास्ट है, इसको देखो, ये ए है और ये बी है, ठीक है ना, ए है और ये बी है। मेरे को क्या करना है, बीएमडी निकालना है, और मेरे को ये भी पता है कि जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ पर मैक्सिमम होता है। क्वेश्चन ये है कि मैक्सिमम तो है, लेकिन वो पॉजिटिव मैक्सिमम होगा कि निगेटिव में। पॉजिटिव मैक्सिमम होगा तो ऊपर डायग्राम बनेगा, और निगेटिव मैक्सिमम होगा तो नीचे डायग्राम बनेगा। तो इसका सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि आप लोग निकाल के देख लो ना भाई उस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट। ठीक है, उस पॉइंट में बेंडिंग मोमेंट निकाल के देखो तो कितना आएगा। ये आपका होमवर्क है, उस पॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट निकाल के देखना, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आएगा और पॉजिटिव में आएगा। ठीक है, इसको निकाल के देखना, आपका होमवर्क है, डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 आना चाहिए। और जब इतना आपको समझ में आ जाएगा कि इतना आएगा तो इसको याद रखना है, क्योंकि ये एकदम सिंपल कंडीशन है। इसमें बोल देता है डायरेक्ट एग्जाम में, यूडीएल है आपके पास, यूडीएल थ्रू आउट द लेंथ लगा हुआ है, सिंपली सपोर्टेड बीम है, बीच में आपका बस इतना बोलते हैं यूडीएल है। इसके कारण आपको बीएमडी निकाल के बताना है, बीएमडी कितना होता है तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 होता है। डायग्राम इसका कैसे बनेगा, जब पॉजिटिव में आ जाएगा तो ये इंक्लाइंड होने के कारण 2 डिग्री कर्व बनेगा, ऐसा जाएगा और ऐसा जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, जाहिर सी बात है। तो पॉजिटिव में अपने को बेंडिंग मूवमेंट निकल के आ जाएगा, और मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट इस पॉइंट में डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 8 निकल के आएगा। ठीक है ना, ये आपका होमवर्क है, इसको करके आना। ठीक है, और एक बार और बता देता हूँ मैं, यहाँ पर देखो ए और बी पॉइंट में बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा। क्यों होगा फिर से मत पूछना, पिछले क्वेश्चन में मैं बताया हूँ, सपोर्ट में हमेशा बेंडिंग मूवमेंट जीरो होगा। ठीक है, सपोर्ट का कहने का मतलब सिंपली सपोर्ट में ना, फिक्स्ड बीम में नहीं होता है। ठीक है, अभी हम लोग डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, डिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट का अलग डायग्राम बनता है। डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में आपके सपोर्ट्स में चाहे वो हिंज हो, रूलर हो, जीरो होगा हमेशा। और उसके बाद फिर बीच में आपका मैक्सिमम है, जाना अपने को कैसा है, कर्व जाना है, क्योंकि इंक्लाइंड बन रहा था आपका एसएफडी का, तो कर्व जाना है, 2 डिग्री कर्व जाएंगे, तो यहाँ तक मैं मैक्सिमम तक गया, सी पॉइंट तक गया, और उसके बाद फिर सेम हो जाएगा आपका बी पॉइंट तक। हो गया, तो इस प्रकार से आपका ये खत्म होता है। एक क्वेश्चन में होमवर्क दे रहा हूँ, चिंता मत करना, होमवर्क दे रहा हूँ। इसमें क्या करना, अब सिंपली सपोर्टेड बीम बना लेना। सिंपली सपोर्टेड बीम में क्या करना है अपने को, सिंपली सपोर्टेड बीम में यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड, डब्ल्यू आपका मैक्सिमम लोड और मिनिमम आपका क्या हो जाएगा, जीरो। वेरिंग मतलब जीरो से डब्ल्यू की ओर वेरी कर रहा है। ठीक है, इसमें आपको बना के बताना है एसएफडी बीएमडी। अगर बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर बन गया तो ये समझ लेना, ये क्वेश्चन अगर बन गया तो आपका एसएफडी बीएमडी खत्म है। ठीक है, आगे समझ में, ये क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करना, नहीं बना तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वीएबी भी तो निकल ही जाएगा। ठीक है, चलो तो आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट कर देना। थैंक यू।